आप पहली भारतीय महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। Where there is a will और डिटर्मिनेशन है ना, अगर गिव अप नहीं करते हैं। क्या पहाड़ के होने का एडवांटेज मिला? Of course, वो तो मुझे हर जगह आज भी, तभी मुझे एक लेटर मिला that you have been selected for pre-Everest selection expedition. And after that there was no looking back, but the focused Everest, high commitment, मेहनत, फोकस था एवरेस्ट। मेरे माँ ने दुर्गा की मूर्ति दी मुझे, तो मेंटली प्रिपेयर्ड होके तो जाते हैं अपने लिए भी कि पता नहीं हम जा रहे हैं, शायद वापस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। करीब 12:30 बजे रात की बात है, 10-12 लोग थे होंगे वहाँ पे। 12:30 बजे बहुत धमाके की आवाज सुनी, लेकिन थोड़ी देर में मैंने महसूस किया कि मैं कोई भारी चीज के नीचे दब गई हूँ। तब लगा ये तो बर्फ के नीचे मैं दब गई। ऐसा लग रहा था ये कैसी मौत है, जब मुझे खुद एहसास हो रहा है कि मुझे मरना है। बाहर निकले तो बहुत ही पेनफुल था सब कुछ। किसी का रिब ब्रोकन था, लेग फ्रैक्चर था, बर्निंग सेंसेशन शुरू हो गया। रात भर ऐसा लगता जैसे वो रेत डाल देते ना आँख में, इतनी बर्निंग हो रही थी। ये शेरपास का क्या स्कोप ऑफ वर्क होता है? उनको तो बोले जाते हैं वो पहाड़ के डॉक्टर। किस तरह से हमारे जवान, हमारे फौजी भाई लोग देश को सेफ गार्ड कर रहे हैं, रियली फिर भी खड़े रहते हैं चट्टान की तरह। वो चीज देखा हमने। एवरेस्ट जब समिट पे पहुंचे, क्या फर्स्ट मेमोरी है? हाँ, उसको बताना उतना ही मुश्किल है जितना चढ़ना। सबसे पहले तो तिरंगा झंडा के साथ में हमने पूरा अपने देशवासियों को याद किया। लड़कियों के लिए जो सोचा जाता था ना कि वो लोग कैपेबल नहीं है, भुगतना पड़ता था कदम कदम पर। आज हम बात करेंगे पहाड़ की ऐसी बेटी के बारे में जो तिरंगे को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट तक पहुंचाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और जब बात एवरेस्ट की होती है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले जो नाम आता है वो है बछेंद्री पाल। इनकी इसी उपलब्धि के कारण भारत सरकार ने 2019 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया। बछेंद्री पाल एक ऐसी महिला जिन्होंने सिर्फ एवरेस्ट नहीं चढ़ा, बल्कि महिलाओं के लिए पूरा माइंडसेट ही शिफ्ट कर दिया। आज हम उनसे पूछेंगे कि एवरेस्ट चढ़ने के पीछे असली तैयारी क्या होती है, ट्रेनिंग, माइंडसेट या टीम वर्क। तो चलते हैं 1984 में और सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। आप पहली भारतीय महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना तो मैम सपने जैसा फील होता है। मैं पूछना चाहूंगी कि कैसे ये इस तरफ आप पहुंचे और क्या ट्रेनिंग का पार्ट रहा? बचपन में क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुंचे, ऐसा करने का सोचा आपने? मैं एक छोटे से गांव, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से आती हूँ, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से भी पहले एक छोटा सा गांव है नाकुरी, और हम लोग 5 भाई बहन, 2 मेरे से बड़े और 2 मेरे से छोटे। तो मैं बचपन से ही बहुत ग्रेट ड्रीमर थी, बहुत सपने देखती थी, और उस सपनों में पहला था कि हायर एजुकेशन, अच्छी शिक्षा हो। क्योंकि चारों तरफ जो हालत देखती थी गांव में, सवेरे से शाम तक औरतें बिल्कुल लगी रहती हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ से अगर बाहर निकलना है तो एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, वो पहला स्टेपिंग स्टोन है। तो वो मेरे लिए एक स्ट्रगल था शुरू में, क्योंकि एक साधारण परिवार से आती थी। भाइयों को जहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस, उनको ज़्यादा ये दिया जाता था, तो वहाँ पे लड़कियों को, लेकिन बहुत डिटरमिन्ड थी, बहुत जिद्दी थी। और बस 8th क्लास करने के बाद 1 साल तो घर में बिठा ही दिया था कि अब हो गया, काफ़ी है, चिट्ठी पत्री लिखना आना चाहिए। उस टाइम तो यही कहते थे पेरेंट्स लोग। तो मैंने कहा ठीक है, मैं प्राइवेट पढ़ती हूँ, घर में पढ़ती हूँ, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं, उसमें लड़कियां कोई पढ़ी लिखी इतनी होती भी नहीं थी। तो कोई, मेरी एक कजन थी जिसने इंटर किया था, तो मैं उससे बुक्स लेकर और घर के सारे काम करना, और साथ में वो पढ़ाई भी करती थी। तो मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, वो बैडमिंटन के डिस्ट्रिक्ट चैंपियन थे, फुटबॉल के, हॉकी के, लेकिन सपोर्ट कुछ नहीं था घर से, और प्रायोरिटी नहीं थी ना। एक साधारण गरीब परिवार यही सोचते हैं माँ बाप के, भाई अपने पैर में खड़े हो जाए, कुछ कमा ले। तो वो चोरी चोरी चुपके चुपके खेलता था। तो उसने जब देखा कि मैं पढ़ने के इतने लगन है मेरे साथ, मेरे पास सारे काम, जंगल के काम, घर के काम, सब कुछ करती हूँ, और उसके बाद जो टाइम मिले उसको पढ़ाई करती हूँ। तो उसने फिर पिताजी से कहा कि अरे इसको आगे भेज दो पढ़ने के लिए। फिर मैंने 10th किया। 10th में भी कुछ ऐसे ही हो रहा था कि उसके बाद शायद नहीं कर पाऊंगी,
और एक डॉक्टर बनने की इच्छा थी। उसमें डॉक्टर या टीचर यही हुआ करता था एक। तो मैं डॉक्टर बनना चाह रही थी। जब मैंने 10th में दिया तो मैंने बायोलॉजी लेके साइंस साइड, और अब लगता था उसके आगे शायद नहीं हो पाएगा। तभी वहाँ की जो प्रिंसिपल थी उन्होंने मैसेज दिया मेरे पिताजी को, एंड पिताजी फेल्ट वेरी वेरी प्राउड की, और उन्होंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद मेरे बड़े भाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में उनका हो गया था, फिर तो कोई चिंता नहीं थी, और फिर कोई रोक टोक भी नहीं था। Where there is a will और डिटर्मिनेशन है ना, अगर there is a way, आप गिव अप नहीं करते हैं जी, तो फिर MA किया, BEd किया, और उसके बाद हमने सुना है कि आप स्कूल्स के टाइम में एक बार घास काटने गए थे और एक पहाड़ी पे चढ़ गए थे। पहाड़ी तो चढ़ते ही थे खैर, घास काटने, लकड़ी लेने, लेकिन वो किस्सा कुछ और था। अच्छा। हम लोगों को पिकनिक का बहुत जाने का, सारे बहुत आउटडोर में बहुत इंटरेस्ट होता था, और बहुत घुमक्कड़ किस्म के भी थे बचपन से ही। तो वो सब लोग, हम लोग गांव के लोग मिल करके हमने कहा चलो पिकनिक भी जाते हैं, और वहाँ पे जो जंगली सब्जियां होती है ना, बहुत अच्छे हाई ऑल्टीट्यूड में बहुत अच्छे अच्छे हर्ब्स होते हैं, हाँ जी, तो वो कलेक्ट करके आएंगे और घूम के आएंगे। तो ये हर साल की बात है। अच्छा। तो वहां से हम लोग चले गए कुछ कुछ बैग वैग ले करके कि इसमें हम सब्जियां कलेक्ट करके लेके आएंगे, और चढ़ते गए तो काफी जब हाइट में गए तो वहां पे एक ग्लेशियर हमको मिला, और इतने एक्साइटमेंट, बर्फ देखा। तो पहली बार आपने बर्फ देखी? स्नोफॉल होते हुए तो देखी होगी, पर ग्लेशियर एक नदी जैसी पूरा सफेद एक घाटी में, वो पहली बार देखी। और जब उसमें हम लोगों ने फिर क्या किया कि जो बैग हम लेके गए थे उसके ऊपर बैठ के एक दूसरे को खींच के स्लाइडिंग करना शुरू कर दिया। और करते करते शाम हो गई जी। अब लगा कैसे घर वापस जाएं, कुछ तो किया नहीं, जिस एम एंड ऑब्जेक्टिव के लिए हम आए थे। तो फिर सोचा कि चलो आज रात इधर ही स्पेंड करते हैं जंगल में, और कल सवेरे जाते हैं। लेकिन रात में बहुत मुश्किल हुआ, बिकॉज तब महसूस हुआ बाद में मुझे, अब मैं रियलाइज किया कि वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सट्रीम कोल्ड, एंड ये सारी कुछ बहुत बड़ी फैक्टर होती है कि इंसान को बहुत हेल्पलेस कर देती है। डिहाइड्रेशन, क्योंकि रात में पानी था नहीं। क्या कोई शेल्टर मिला? शेल्टर नहीं, कहाँ, जंगल में। तो आप वो तो बड़े भाई भी थे, मेरा कजन ब्रदर एंड, और कम नहीं 8-10 लोग थे होंगे। तो जो बड़े लोग थे उन्होंने कुछ ब्रांचेस काट के उसके शेल्टर बनाया, और थोड़ा सा आग जला के बाहर में, ताकि जंगली जानवरों से भी थोड़ा सा सेफ रहे जी। तो वैसे रात बिताई, लोगों को वॉमिट हुआ, ये सब कुछ, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया था। फिर दूसरे दिन जब वापस आए, रात में घर वाले ढूंढने निकल गए थे सुना, और जब वापस आए तो बस फिर तो बहुत क्लासली बहुत मारपीट हुआ, पिटाई हुई सबकी। तो ये एक बहुत बड़ी लेसन भी हमें बाद में, मैंने माउंटेनियरिंग क्षेत्र में जब आए तो तब मुझे ये, क्योंकि जो एक्सपीरियंस करके सीखते हैं ना, वो आप कभी नहीं भूलते हैं कि पानी नहीं पिया तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो आदमी इतना हेल्पलेस होता है। और जैसे जैसे ऊंचाई में जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी से आपका ब्रेन काम नहीं करता है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये सारे थोड़ा मुश्किल तरीके से सीखा, बट जिंदगी भर के लिए एक लेसन था। और क्या उम्र रही होगी आपकी इस वक्त? तब मैं 8th में पढ़ती थी, और 15-16 साल 17 ऐसी रही। क्या हाइट रही होगी इस ग्लेशियर की? 12-13 हजार फीट। वाओ। हाँ, 15 साल की उम्र में आप 13,000 की हाइट में चले, बिना बगैर तैयारी के जी, बगैर तैयारी के, कुछ शेल्टर नहीं है, कपड़े वार्म क्लोथ्स नहीं है, पानी साथ में नहीं है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत रिस्की एक्सपीरियंस। क्या पहाड़ के होने का एडवांटेज मिला आपको? ऑफ कोर्स, वो तो मुझे हर जगह आज भी जी। अगर मैंने एवरेस्ट किया तो वो मेरा पहाड़ी होने का, और पहाड़ी होने का अलावा एक ऐसे घर में जहाँ पे आपको मेहनत करके ही आपको कुछ मिलेगा जी। 5 किलोमीटर दूर जाओ स्कूल में, 5 किलोमीटर वापस आओ अपने बैग लेकर के, घर में आओ, छुट्टियां हैं तो आप जंगल चले जाओ, घास लकड़ी लेके आओ। ये सब इंसान को बहुत टफ, स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर कर, एंड कोई भी मुश्किलें हो जिंदगी में उसमें खड़ा रहने का, एंड लुक अप
ये शिक्षा देती है, ये लर्निंग होती है एक गांव का होने के आप रहते हैं होने से। मुझे तो बहुत ज्यादा पहाड़ी होने का बहुत बेनिफिट रहा। और मैम आप निम्स में भी रहे, आपने माउंटेनियरिंग वहीं से किया मैंने, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। यस। अच्छा, तो इस तरफ कैसे जाना हुआ? इस तरफ जाना तो मेरे बड़े भाई ने किया था। अच्छा। लेकिन ये तो पूरा मेल डोमिनेटेड माउंटेनियरिंग फील्ड, क्योंकि बहुत हार्डकोर स्पोर्ट है और लड़कियों को लोग कंसीडर करते हैं कि ये बहुत फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक है, डरपोक है, ये सब कुछ। तो उन्होंने कभी मुझे एनकरेज नहीं किया कि चलो मैंने क्या, मैं आई वॉज ए वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन, मेरे कॉलेज में गर्ल्स चैंपियन हुआ करती थी। लेकिन बड़े भाई ने कभी ये नहीं कहा कि भाई तुम भी माउंटेनियरिंग करो। मैं उसके फोटोज देखती थी, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर ये हुआ कि हाँ मैं भी एक दिन करूंगी ऐसा। फिर एक बहुत रिनाउंड माउंटेनियर जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में प्रिंसिपल थे, वो हमारे गांव की तरफ आए, किसी काम से आए होंगे। उनके साथ एक लोकल बॉय भी था। तो मेरे घर से जब गुजर रहे थे तो 1 साल में घर में रही थी अनएम्प्लॉयड, एक सूटेबल जॉब का इंतजार करने के लिए करते हुए। तो जब उन्होंने मेरे घर के आगे से निकल रहे थे तो लोकल बॉय ने इंट्रोड्यूस किया, ये बचेंद्री पाल है जिन्होंने MA PhD किया अभी घर में। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, कर्नल प्रेमचंद। अच्छा। तो उन्होंने कहा अरे तुम पढ़ी लिखी हो और ये माउंटेनियरिंग तो पढ़े लिखे लोगों का स्पोर्ट है। और उस टाइम पे MA BEd होना बड़ी बात हो, बहुत बड़ी बात है। मेरे गांव में और मेरे चारों तरफ के गांव में कोई MA BEd नहीं था, और इसीलिए मैं बड़े उसमें थी कि मुझे सूटेबल जॉब छोटे छोटे ऑफर में नहीं करूंगी, ये था। तो उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने कहा कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, तो देश विदेश से लोग आते हैं वहाँ पे, क्यों नहीं वहाँ पे जाके तुम कोर्स करती हो। और पढ़े लिखे इंसान समझ सकता है कि क्यों माउंटेन क्लाइंब करना चाहिए, एंड व्हाट ऑल यू लर्न बाय क्लाइंबिंग ए माउंटेन। तो बस मैं तो बहुत लोगों से सीखने की बहुत है। मैं तो उसके बाद मैंने अप्लाई किया, तो 1 साल बाद वैकेंसी मिली, बेसिक कोर्स किया। क्या वेटिंग था उस टाइम भी? उसमें सिर्फ एक होता था साल में। अच्छा। विमेन के लिए। तो आपको 1 साल वेट करना पड़ा कोर्स के लिए। और जो किया तो बहुत अच्छे से किया एकदम, क्योंकि बेरोजगार भी थी। और जो टास्क आया सामने, और एक पहाड़ी लड़की जो भी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची थी, तो वो सारा कुछ इम्प्लीमेंट किया जो टास्क मिला, और बिल्कुल A ग्रेड से किया, नोटिसेबल परफॉर्मेंस के साथ किया। तो ये बेनिफिट पहाड़ी होने का मुझे बहुत मिला। फिर एवरेस्ट की तरफ कैसे आपका जाना हुआ? मैंने बेसिक कोर्स किया बहुत अच्छे से। एवरेस्ट का तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होता है। बेसिक कोर्स किया, बहुत अच्छे से किया, और शायद तब लोगों के दिमाग में ये था कि एक विमेन को भी एक मौका देना चाहिए एवरेस्ट के लिए। एंड इंदिरा जी, लेटर मुझे पता चला कि इंदिरा जी वाज द मूविंग फोर्स। वो चाहती थी कि भारत की महिलाएं भी उस चैलेंज को फेस करें और भारत की लड़कियां क्लाइंब करें। मैं तो माउंटेनियरिंग, ये फॉर्मल माउंटेनियरिंग दुनिया से तो बहुत अलग थलग थी, तो ये सब हो रहा था होगा। जब बेसिक कोर्स करके आई तब मैंने सोचा कि मैं एडवांस कोर्स करूंगी। बहुत अच्छे नए नए फ्रेंड्स मिले, बॉम्बे और कोलकाता जैसे महानगर से लड़कियां आई थी, स्मार्ट, जिनका इतना एक्सपोजर है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनसे दोस्ती करना, ये भी मेरे हॉबी में एक शुमार था। नए लोगों से मिलना, हाँ जी, और दोस्ती करना। और मेरे दोस्त कोई मुंबई में हो, कोई कोलकाता हो, तो आई फील सो गुड, यू नो, आई टू फील सो गुड। तो जब दोस्ती हुई और ये हुआ, तो सबका ये हुआ कि अभी व्हाट इज नेक्स्ट। तो सबने कहा अभी एडवांस कोर्स करने जाएंगे। मैंने कहा हाँ मैं भी। तो तभी मुझे एक लेटर मिला, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, जो एपेक्स माउंटेनियरिंग बॉडी है इंडिया का, दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर प्री एवरेस्ट सिलेक्शन एक्सपीडिशन। मुझे उसका विलिंगनेस भेजना था, लेकिन मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, मैं आई एम जस्ट लर्निंग द फॉर्मल ABCD ऑफ माउंटेनियरिंग। और आपने अभी तक सिर्फ बेसिक कोर्स किया था? दैट्स ऑल। और तो मैंने ना उसका रिस्पॉन्स ही नहीं किया। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। तो मैं कंसेंट नहीं भेजा? अच्छा। थैंक गॉड की रिमाइंडर आया, शायद ये होना था जी। जब रिमाइंडर आया तो मैं वो लेटर लेके अपने इंस्ट्रक्टर्स के पास गई निम में। तो मैंने कहा ये लेटर मुझे मिला है, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत, अरे तुम अगर मुंबई, बॉम्बे, कोलकाता ऐसी जगह, तो वो लोग ज्यादा समझते इस चीज
एवरेस्ट क्या है और एक अपॉर्चुनिटी आपका, ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको ऑफर आया है। हाँ, बहुत बड़ी बात। वो मेरा जो परफॉर्मेंस था ना जो बेसिक कोर्स में, तो उसको ध्यान में रखते हुए, तो जब उन्होंने ये बात बताई तो मैंने उसी समय विलिंगनेस भेज दिया। आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक। तब तो फोकस्ड एवरेस्ट, हाई कमिटमेंट, मेहनत, फोकस्ड रहना, और तब वो घास लकड़ी काटने में भी मैं एंजॉय करने लगी क्योंकि फोकस था एवरेस्ट। और आपने बेसिक कोर्स किया, आप एवरेस्ट के लिए कंसेंट भेजा और साथ साथ घर का काम भी किया करते थे। वो तो मैंने और डबल कर दिया। और उसके अलावा मैं क्या करती थी कि जब सिलेक्शन एक्सपीडिशन होता था तब तो जाते थे, लेकिन जब कुछ नहीं कर रहे हैं, घर में है, तो मैं एक बैग में पत्थरें रखती। मैंने हर जगह शेयर किया मैंने ये बातें। तो मेरे पिताजी तोलते थे, वो तराजू से तोलते थे कि कितने पत्थर उठा के बैग में लेके जा रही है। वो तराजू मेरे पिताजी का अभी भी रखा है मैंने अपने पास। तो वो बैग में रखती थी। और वो मेरे गांव के पास में एक पहाड़ी है, और उस पहाड़ी के ऊपर मंदिर भी है जहाँ हमेशा पूजा पाठ के लिए जाते हैं। तो मैं उस पहाड़ी के पास जाती थी और पत्थरें छोड़ करके और घर के लिए घास लकड़ी, ताकि घर वाले इन्हें सोचे ये वेस्ट ऑफ टाइम है, कि जरूरत था ना घर को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सेंसिटिव थी। तो आपने अपनी बेटी होने का फर्ज भी निभाया, घर में कंट्रीब्यूशन भी करा और अपने सपनों को भी जीते रहे। पढ़े लिखे होने का भी मैंने बताया लोगों कि पढ़े लिखे लोग ऐसे होने चाहिए। पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं कि ये काम छोटा है, ये बड़ा है, बिल्कुल भी नहीं। और माँ काम करे और मैं घर में बैठूं, ऐसे एजुकेशन का क्या मतलब होता है। बिल्कुल। तो वो करती थी। और मेरी माँ अक्सर बोलती थी कि तू ये क्यों कर रही है, मैं करूंगी, तू अच्छे जॉब कहीं ढूंढो। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि माँ कुछ करे, और ये मेरे में तो ये था नहीं, ये सोच में नहीं था मेरा। ये सब मेहनत करती थी, कभी जॉगिंग के लिए चली जाती, दूर दूर चेंज करती थी अपना फिटनेस का ये वर्कआउट। तो आप खुद से भी तैयारी कर रहे थे एवरेस्ट के लिए? यस, सबको वो तो करना ही था। बीच बीच में एक्सपीडिशंस हो रहे हैं, पर इन बिटवीन तो ताकि फॉर्म बने रहे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों ही मेंटली फिजिकली दोनों, इतना 10-15 किलोमीटर दौड़ लगाना। और जो उसमें बड़ा अजीब लगता था लोगों को, गांव में कोई लड़की दौड़ रही है तो गांव की औरतें जब कोई खेतों में काम कर जा रही होती तो वो हैरान होती, अरे क्या हुआ, तुम्हारा कुछ छूट गया रास्ते में? तो मैं बड़ी इरिटेट होती थी, कोई पूछे और मैं क्या कुछ। तो नेक्स्ट टाइम अगर जाते तो जैसे औरतों को देखते खेतों में काम करने जाते हैं ना, तो मैं उनको बिल्कुल सर फेस पलट के और उनको इग्नोर करके ये पकड़ना, पूछना ले। तो बहुत मेहनत किया मैंने, बहुत। कभी घास लकड़ी लेके जाना, कभी पत्थर लेके ये करना, कभी रोड में दौड़ना, चेंज करते करते, ताकि वो बोरिंग ना हो। प्री सिलेक्शन जब आपका हुआ ट्रेनिंग के लिए, उस दौरान कितना टाइम लगता है एवरेस्ट की ट्रेनिंग के लिए? कुछ लोग तो बहुत एक्सपीरियंस थे, कई सालों का एक्सपीरियंस था। हाँ, उनका तो पता नहीं कितने सालों का था। मेरा सबसे शायद कम मेरा ही था होगा, और 1-2 कोई और भी थे होंगे। तो उसका तो कोई अंत नहीं है। जितना तुम ट्रेनिंग करके जाओगे उतने तुम बेटर प्रिपेयर्ड होके जाओगे। क्या कुछ रूल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि इतने टाइम की ट्रेनिंग है, या ट्रेनिंग में क्या देखा जाता है? ट्रेनिंग में वही देखा जाता है आप कितने अच्छे से एक्लेमेटाइज होते हैं, आप कितना चैलेंजेस लेने के तैयार हैं, कितना रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी है, और कितना आप हाइट में, आप जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी आप कैसे एक्लेमेटाइज हो रहे हैं, और आप कितने अच्छे टीम पर्सन हैं। उस टाइम तो ये भी होता था, क्योंकि जो भी एक्सपीडिशन जाता था एक टीम में जाता था। आजकल तो लोग इंडिविजुअली जाते हैं, इफ यू हैव मनी आप बुक करिए, आप शेरपा लीजिए, आप जाएंगे। लेकिन उसमें टीम में जाते थे, तो टीम आपकी जिंदगी डिपेंड करती है आपके जो साथी लोग हैं उनके ऊपर में। तो कितने अच्छे आप टीम पर्सन हैं, कितना हाउ यू गेट अलोंग विद पीपल, एंड ये सारे चीजें देखी जाती थी। उस जर्नी पे आपको दोबारा लेके जाना चाहूंगी। जब एवरेस्ट के लिए आप निकले थे, घर वालों ने क्या बोला? मेरे माँ तो बिल्कुल बहुत डरी हुई थी। माँ सोचती थी कि जो उसमें जाएगा पता नहीं वापस आएगी या नहीं, या कुछ ऐसा। इसमें रिस्क पता था? उनको पता था कि इसमें क्या रिस्क? दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है,
और माँ जैसे होती है, सबकी माँ होती है, बहुत ही प्रोटेक्टिव। उनको ये था, वो सोचती थी कि ना जाए तो ठीक है। लेकिन मेरे बड़े भाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे, वो नागपुर में थे, वो छुट्टी लेके घर में आए थे कि बचिंद्री का सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। तो तब तो पेपर में आता था कि कौन सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, टीवी भी कुछ था नहीं जी। तो मैं उत्तरकाशी गई थी, क्योंकि न्यूज़पेपर तो वहाँ पे ही मिल सकता था। गांव में न्यूज़पेपर भी नहीं आता था उस वक्त। कहाँ अभी भी नहीं है। तो मैं पहले रात को उत्तरकाशी गई और सवेरे सवेरे न्यूज़पेपर देखने के लिए, मेरे और भी थे लोग, सब इंतजार कर रहे थे कि क्या होता है रिजल्ट। तो सवेरे जब तो इंडियन एक्सप्रेस का वो ये मिला, तो उसमें ये था, अनाउंस हुआ था। अच्छा। जो पहली गाड़ी होती है उत्तरकाशी से मेरे गांव की तरफ, ऋषिकेश की तरफ जो आती है, उसमें एक ट्रक में बैठ के आ गई। अरे वाह। हाँ। जो पहले जा रहे थे, मैं इतनी एक्साइटेड थी अपने घर वालों को बताने, खासकर बड़े भाई, मेरी भाभी, ये लोग सब आए थे छुट्टी लेकर के। और जब मैं गाड़ी में नीचे उतरी तो बड़ा भाई तो खड़ा था ऊपर घर के बाहर। अच्छा। हाँ, आंगन में खड़ा था, क्योंकि थोड़ा चढ़ना पड़ता है मेरे घर के लिए, रोड से, रोड हेड से ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो वो खड़े थे ऊपर में, और मैं कुछ मिठाई लेके गई, तो वो बहुत खुश थे, सब बहुत खुश थे। खुश तो थे, कुछ नया, कुछ अच्छा न्यूज आया। एट द सेम टाइम जो चिंता होती है वो सब तो था ही था, क्योंकि अवेयरनेस कुछ नहीं थी लोगों में। अगर हो भी गया तो लोगों को लगता क्या है। आप कह रहे हैं कि गांव में न्यूज़पेपर ही नहीं आता था। हाँ। तो अगर कोई ऐसी घटना हो जाती या कोई पॉजिटिव भी है, तो भी वो समाचार गांव तक पहुंचने में तो बहुत टाइम लग जाता। हाँ, वो स्पोर्ट्स न्यूज में वो समाचार होता था। और गांव में तो लोग सोचते थे ये तो पागलपन है कि पहाड़ चढ़ के क्या होगा, रोज तो घास काटने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए तो अप डाउन करना ही पड़ता है। तो एक मजाक, एक जोक था जो मेरी माँ को सहना पड़ता था, कि माँ सुनती थी कि लोग कहेंगे, कहती एमए बीएड करने के बाद अभी भी पहाड़ चढ़ रही है। तो मेरी माँ बड़ी दुखी होती थी और मुझे कहती थी कि तू समाज का प्रेशर उनको झेलना पड़ रहा है। और लेकिन उसी समय एक चमत्कार बोलो या कुछ भी, एक बहुत बड़ी चीज हुई है। उसी दौरान में टाटा स्टील से मुझे जॉब ऑफर मिला। टाटा ये एवरेस्ट से पहले है कि एवरेस्ट से पहले? अच्छा, शुरू के टाइम पर, जब मैं वही पत्थर लेके अप डाउन करती थी, और ये था। और आपका सिलेक्शन इस टाइम पे हो चुका? नहीं हुआ था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। ओके। हाँ। तो वो टाइम पर जब टाटा से जॉब ऑफर मिला, तो टाटा का नाम तो गांव में जरूर पता है लोगों को, एवरेस्ट का पता नहीं था उस टाइम, लेकिन टाटा का, तब लोगों को सोचने लगे कि अरे क्या बात है, ये जरूर कुछ टाटा से जॉब ऑफर, या तो ऐसी घर में बैठी हुई थी। तो उससे मेरा मोराल बहुत हाई रहा, बहुत। एवरेस्ट पे जब आप गए फाइनली, घर वालों का आशीर्वाद लेके, बेस्ट विशेस लेके, तो कैसा हुआ जब बेस कैंप पहुंचे? क्या कितने लोगों की टीम थी? मेरे माँ ने दुर्गा की मूर्ति दी मुझे, और घर में पहले पूजा किया, और फिर उस मूर्ति को मुझे माँ ने दिया, वो लेके गई मैं। और फिर दोस्तों से तो उनका पहले से भी जो प्री एवरेस्ट सिलेक्शन एक्सपीडिशन हुए, उनसे मैं जानती थी बहुत लोगों को, और उनके साथ एक दो बार और भी एक्सपीडिशन में मिलती आई थी। तो बस सब पूरा टीम जा रहे हैं जैसे कि एक जश्न का माहौल। अच्छा। और इतनी एक्सपीरियंस माउंटेनियर थी नहीं, और क्या हैजर्ड्स होते हैं इसलिए मालूम भी नहीं। जो जिस फील्ड में जितना डेप्थ में जाता है उसको उतना ही ज्यादा पता चलता है कि इसमें क्या क्या परेशानियां होती हैं और क्या नहीं। तो वो भी था मेरा, मतलब ओपन माइंड से गई थी, दोस्तों से मिले, साथियों, क्योंकि वहाँ पे बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। माउंटेनियरिंग ही एक ऐसा स्पोर्ट है जो एकदम टीम पावर को रियलाइज कराती है। एक साथ रहना, एक टेंट में रहना, एक तरह का खाना खाना, एक दूसरे को मदद करना, और हंसी खुशी जो भी है शेयर करना। ये तो बस ओपन माइंड से शुरू किया जर्नी। और कितने दिन आपको लगे? लगभग 1 महीना तो बेस कैंप पहुंचने में। अच्छा। अब तो लोग हाफ वे बाय एयर चले जाते हैं जी। लेकिन हमारा पूरा काठमांडू से हम लोग एक दिन बाय रोड गए, उसके बाद
ट्रैक करके, और जो कि बहुत अच्छा भी है एक्लिमेटाइजेशन के लिए और टीम को जानने के लिए, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है वो। और 1 महीने करीब हमको लगा बेस कैंप पहुंचने में, तब तक 2 बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो चुकी थी। 2 शेरपा, एक तो बिकॉज ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस, और एक एवलांच में एक ये हो उसी गया। दौरान में हमारे पहुंचने से पहले, बेस कैंप पहुंचने से पहले। तो क्या इस खबर ने कुछ विचलित किया? थोड़ी देर के लिए किया, लेकिन आप कुछ करने के लिए गुजरे हैं, आप निकले हैं, एक इतना बड़ा लक्ष्य आपने बनाया है, थोड़े बहुत पढ़ के आते हैं उसके विषय में, जान के आते हैं, तो उसमें तो वो तो है ही है कि उसमें बहुत कुछ रिस्क है। जो हम जा रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम सही सलामत वापस भी आएंगे, तो मेंटली प्रिपेयर्ड होके तो जाते हैं अपने लिए भी कि पता नहीं हम जा रहे हैं, शायद वापस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। हर स्टेप पे अगर घबराने लगे, डरने लगे और सोचने लगे तो कदम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड होके जरूर। तो 1 महीना बेस कैंप पहुंचने में लगा। हाँ। और फिर बेस कैंप से आगे? बेस कैंप के बाद फिर 1-1.5 महीना और लगा होगा। एक्लिमेटाइजेशन, क्लाइंबिंग हाई, स्लीपिंग लो, गेटिंग यूज्ड टू ऑफ दैट चेंज्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जिसको एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं। कैंप 1 आप एक्लिमेटाइज भी होते हैं, और आपका जो पूरा एक्सपीडिशन का शेयर भी होता है, जो टास्क है। तो फिर कैंप 1 गए, फिर उसके बाद कैंप 2, कैंप 3, अप डाउन, क्लाइंबिंग हाई, स्लीपिंग लो, ताकि आप जो है उस जो नया जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन आपको मिल रहा है, जैसे जैसे आप ऊंचाई में जा रहे हैं, तो उसके यूज टू होने के लिए और बेहतर आपका टॉलरेंस बढ़ता है, कोल्ड के लिए टॉलरेंस बढ़ता है, और बहुत सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। इवन डाउन टू द माइन्यूट सेल्स में भी कुछ चेंजेस होती हैं, तभी हम बोलते हैं कि हम एक्लिमेटाइज हो गए हैं। हमारी ब्रीदिंग सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है, क्योंकि डायरेक्ट एयर ले रही है और इनहेल एक्सहेल करके, और फिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरा ब्लड वेसल्स में चेंजेस आती है, और एलिमेंट्री सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि ऊपर जाते खाना ठीक से नहीं पचता है, ऑल दीज थिंग्स को। इसलिए आप रैपिड असेंड नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ा अपने बॉडी को, अपने सिस्टम को टाइम देना है, ताकि आप वो जो नया कंडीशन है उसका मुताबिक आप बने, अपने बॉडी को उसके हिसाब से एडजस्ट करें। और इस दौरान मैम एक एवलांच भी आया था। हाँ, वो आया था। एवलांच तो हर जगह से कहीं ना कहीं आता ही रहता है, बहुत ही हॉस्टाइल एनवायरनमेंट रहता है माउंटेन में। जब जाते हैं हम लोग, पहाड़ जितनी सुंदर दिखती है, लेकिन आप जब वहां जाते हैं तो आपको ये सब कुछ देखने का और महसूस करने का, एक्सपीरियंस करने का ये मिलता है। एक बार तो जब कैंप 1 में थे, करीब 21,000 फीट में, तब भी एक एवलांच आया था, और एक दिन की बात थी। तो सब लोग भाग गए और बोला सब ये नील डाउन करो, ये करो, और हल्का फुल्का था। तो एक झोंका आया तूफान का जैसा, जिसमें बर्फ भी था पूरे। हम लोग बर्फ में सिर, सारे कपड़े पूरा बर्फ ही बर्फ हो गया था। खैर एनीवे, वो तो झाड़ झूड़, विंड गश जैसा आया। हाँ, ओके। लेकिन दूसरी बात जो है वो तो बहुत ही लाइफ चेंजिंग वाला। और ये कहाँ पर आया था? ये तो काफी हाइट में आया था, करीब 24,000 फीट में, और रात को आया था। और तब मैं भी वहाँ पे एक टेंट में थी। क्या आप सो रहे थे उस वक्त? सो रहे थे, हाँ। ये करीब 12:30 बजे रात की बात है। और हम लोग करीब, टीम थे हम लोग करीब 10-12 लोग थे होंगे वहाँ पे। बहुत ही लिमिटेड जगह है वहाँ पे, एकदम करीब 70-60% स्लोप में। वहाँ पे कैंप लगाने को भी आइस को खोद करके, फ्लैट करके लगाना पड़ता है जी। तो वहाँ पे सोए थे रात को, और 12:30 बजे बहुत धमाके की आवाज सुनी। मुझे लगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी कैरी करते हैं वहां से जी, तो शायद कोई ऑक्सीजन सिलेंडर बर्स्ट हो गया है और इसका धमाका है। लेकिन थोड़ी देर में मैंने महसूस किया कि मैं कोई भारी चीज के नीचे दब गई हूँ। और तब लगा ये तो बर्फ के नीचे मैं दब गई। ऐसा लग रहा था ये कैसी मौत है, जब मुझे खुद एहसास हो रहा है कि मुझे मरना है। तब तो ये लगा कि बस
और तब ये भी नहीं पता चला कि मेरे टेंट में मेरा ये कोई क्लाइंबिंग पार्टनर भी है। और थोड़ी देर बाद जब वो अपनी जगह से हिलने लगा, और टेंट का मटेरियल भी बहुत स्ट्रांग होता है, नायलॉन का ना, फटता भी नहीं है जी। तो मेरा जो क्लाइंबिंग पार्टनर था उसके पास एक नाइफ था जो सबको इशू होता है जी। और तो उसने वो टेंट को काटा, बाहर निकला, फिर मुझे खींचा। तब एक डर था कि कहीं दोबारा ना आ जाए। ये तब जीने की इच्छा और ये हो गई कि बुद्ध पूर्णिमा की रात थी, 15 मई की बात है। तो रोशनी ठीक ठाक? रोशनी तो बहुत होती है क्योंकि वो रिफ्लेक्शन इतना होता है ना, सफेद सफेद सारा बर्फ है। तो बाहर निकले तो बहुत ही पेनफुल था सब कुछ। दूसरे 2-3 टेंट थे, सारे कोलैप्स हो चुके थे और लोग बहुत चिल्ला रहे थे माँ माँ करके, और पेन में किसी का रिब ब्रोकन था, लेग फ्रैक्चर था, किसी का हेड इंजरी था, कुछ लोग तो ठीक ठाक थे बट शॉक्ड। और फिर एक टेंट बच गया था जिसमें कोई सोया ही नहीं था, बाकी सारे के सारे दब गए थे। तो फिर मैं उस टेंट में गई, मैंने सबके लिए कुछ चाय वाय बनाई, हॉट ड्रिंक्स बनाया, सबको पिलाया। और जो लोअर कैंप में थे हमारे लीडर थे ब्रिगेडियर खुल्लर, तब कर्नल खुल्लर, और क्योंकि ये लास्ट अटेम्प्ट था ऐसा था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जी, इंदिरा जी ने फ्लैग ऑफ किया था जी। अच्छा। हाँ, तो जो लोअर कैंप में थे वो रात को 1 बजे निकले रेस्क्यू के लिए। देखिए माउंटेनियरिंग कितना टीम स्पोर्ट है। अगर मैंने कुछ अचीव किया तो ये सिर्फ मेरा ही अपना एफर्ट नहीं है, सब पूरा टीम का। बिल्कुल लोग जान लगा देते हैं एक दूसरे के लिए। टीम स्पोर्ट मतलब माउंटेनियरिंग से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। तो वो लोग वहां से आए लोअर कैंप से, फिर हमारे कैंप में पहुंचे जो कि हमारा कैंप 3 हुआ करता था। फिर सवेरे रात को 1 बजे चले और सवेरे वो 5 बजे पहुंचे, अपना जान जोखिम लगा के जी। और फिर हम लोग नीचे उतरे लोअर कैंप में जहां हमारे लीडर थे, और फिर जो लोग इंजर्ड थे उनको तो किसी तरीके से वहां से इवैक्यूएट किया गया, और जो लोग ठीक ठाक थे, जो शेरपाज थे लेकिन शॉक्ड थे लोग कि यहाँ से बच गए तो अब दोबारा जाना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो लेकिन मेरा तो कुछ दूसरा असर पड़ा था। मैंने सोचा मैं यहाँ से निकल गई हूँ तो अब इससे ज्यादा खतरा और क्या हो सकता है। कोई नेगेटिव सोच आती है, कभी कभी पॉजिटिव भी आती है। मैंने तो यही सोचा कि इससे ज्यादा खतरनाक मौत हो भी क्या सकती है। और मैंने जब लीडर ने सवेरे सब 1 by 1 सबको पूछा, जब मेरा टर्न आया तो मैंने कहा सर गिवन अपॉर्चुनिटी मैं जरूर ट्राई करूंगी। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय सक्सेस स्टोरी। वाओ। हाँ बिल्कुल। और उसके अंदर में यही था कि भाई जब एक बार हुआ तो बार बार मेरे साथ क्यों होगा। ये पॉजिटिव थॉट्स आए ना उसके बाद। और अगर मैं यहाँ से बच निकल गई हूँ तो मैं कुछ बेटर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी लोग सब उनमें कोई लोग बहुत इंजर्ड थे, रिब ब्रोकन था, लेग फ्रैक्चर था, हेड इंजरी थी, और उनको तो वापस इवैक्यूएट करना पड़ा। तो कितने लोगों ने स्टार्ट किया था और इस एवलांच के बाद कितने लोगों ने आगे प्रोसीड किया? कुछ लोग तो बेस कैंप में थे जिन्होंने पहले भी बहुत ट्राई किया था। सब लोगों ने, मेरे से पहले काफी लोगों को ये मौका दिया गया था और वो लोग समिट कैंप तक गए थे। अच्छा। लेकिन किसी न किसी वजह से उनको रिटर्न होना पड़ा था। मुझे जो मेरा जो टर्न था ये लास्ट एक था, मेरा लास्ट टुकड़ी जो। हाँ। और मेरे से पहले करीब 3 अटेम्प्ट लोगों को मौका मिला था। तो बस फिर मुझे उसी कैंप में जो 22,000 फीट में था, कैंप 3 से नीचे आ गए थे। हाँ। और फिर एक नया टीम बना, फिर कुछ और लोग आए, मुझे वहीं पर रोका गया क्योंकि मैंने अपनी विलिंगनेस बताई थी। और कितने लोग आगे गए फिर मैम?
कितने लोग, मैं वहां पे थी और मेरे साथ एक दो शेरपा भी थे होंगे। फिर जो नया लोग आए नीचे से बेस कैंप से, फिर एक रात उसी कैंप में रहना पड़ा जहां मुझे एक नई जिंदगी मिली थी। रात में मरते मरते बच गई थी। और वो रात सबसे टफ था मेरे लिए जब दोबारा रही, कि अंधेरे में ना लगता है कि कहीं दोबारा ना आ जाए। दिन में आप कितना भी कॉन्फिडेंट और कितना सोचे, पॉजिटिव थॉट्स आए, लेकिन रात का अंधेरापन ऐसा है कि वो सब मुझे याद दिला रही थी कि अगर दोबारा आए तो क्या होगा। कुछ अननोन थ्रेट, आप रेडी भी नहीं हो, दिख भी नहीं रहा है। हाँ, अंधेरा तो वैसे भी तो बहुत नेगेटिव थॉट्स आती हैं। तो बस नेक्स्ट डे साउथ कोल पहुंचे। और लड़कियों को बहुत मुश्किल है था। बिल्कुल, लड़कियों के लिए जो सोचा जाता था ना कि वो लोग कैपेबल नहीं है, ये बहुत भुगतना पड़ता था कदम कदम पर, सुनना पड़ता था कदम कदम पर। क्या कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी होता था? वो बड़ी लंबी कहानी है, यस ऑफ कोर्स, वो बहुत होता था। तो कैसे ही जाओगी? हाँ, उनको बहुत बिल्कुल बहुत फ्रजाइल हैं, बहुत ऐसे हैं, बहुत ऐसा तो सोचा ही जाता था। बहुत ऐसी सोच तो था ही था। पूरा ये तो मेल डोमिनेटेड था ना, माउंटेनियरिंग, ये हार्डकोर स्पोर्ट तो शुरू में तो ये सब आर्म फोर्सेस ही करते थे, क्योंकि उनका नेचर ऑफ जॉब और वो सब होता था। उसके बाद सिविलियंस में आए तो बहुत पूरा मेल डोमिनेटेड था। फिर धीरे धीरे, और इंदिरा जी वॉज द मूविंग फोर्स, जो 84 जो एवरेस्ट एक्सपेडिशन हुआ। तो मैम, एवरेस्ट चढ़ते वक्त बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। हाँ। जैसे एवलांच, आपने एक हमें बताया कि एवलांच इज वन ऑफ द रिस्क हैं, बट ऐसे क्रेवासेस होते हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, या अननोन इस तरह के डेंजर जोन्स होते हैं। एक बहुत ही फेमस आइसफॉल, खुम्बू आइसफॉल के बारे में मैंने सुना है। तो क्या एक्सपीरियंसेस था जब इस तरह के पॉजिटिव चीजें भी आपको देखने को मिलती होंगी? कितना सुंदर है नेचर, और वही नेचर खतरनाक भी बहुत है। वो तो कुछ सुंदर हो, उसका वही वाला दिखता है ऑक्सीजन की कमी होने से, क्योंकि ऑक्सीजन 18,000 फीट के बाद तो एकदम जो एटमॉस्फेयर प्रेशर एकदम हाफ लगभग हो जाता है। तो जितना एयर है उसका हाफ ऑक्सीजन, और जब आप एवरेस्ट के टॉप के आसपास होते हैं तो क्वार्टर ऑफ व्हाट यू गेट एट सी लेवल में जो ऑक्सीजन मिलता है उसका क्वार्टर मिलता है। तो आप सोचिए बेस कैंप में तो हाफ करीब, और उसके बाद तो ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ही सारी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड ये सारे अफेक्टेड होते हैं। और कोल्ड है, एक्सट्रीम कोल्ड इंजरीज होते हैं, फ्रॉस्टबाइट होता है, कई चीजें होती हैं। एंड उसके अलावा क्रेवासेस हैं, रोज एवलांचेस देख रहे हैं आप, कहीं से चारों तरफ से नीचे गिर रहे हैं, और हिडन क्रेवासेस हैं, और आप चल रहे हैं लेकिन पता नहीं है कि नीचे तो पूरा खाई है। तो ये सारे तो बहुत। तो मैम, हिलरी स्टेप की भी हम बात सुनते हैं। हाँ, क्या होता है, क्यों है उस पॉइंट का नाम हिलरी स्टेप? हिलरी स्टेप शायद उन्होंने वो रूट ओपन किया तो उनके नाम से। और ये न्यूजीलैंड का क्लाइंबर थे वो, और एकदम नाइफ एज है, एकदम नाइफ एज है, जिसमें कि आपको रस्सी के हेल्प से, और पैरों में क्रैम्पॉन्स होते हैं, क्रैम्पॉन स्पाइक्स टाइप के ना, उसको फ्रंट पॉइंटिंग करके, और आइस एक्स होता है उसको लगा के और बैलेंस करके निकलना पड़ता है, एकदम नाइफ एज। तो आपको कोर बहुत स्ट्रांग चाहिए होता होगा इसके लिए, नाइफ एज पे क्लाइंब करने के लिए। तो उसमें आपका बैलेंस है, वो फ्रंट पॉइंटिंग करके दोनों पैर से बैलेंस बनाना है। तो टीम में एक दूसरे की सपोर्ट और एक ये मिलता है। और खुम्बू आइसफॉल क्यों इतना फेमस है मैम? क्योंकि ये मूविंग ग्लेशियर को आइसफॉल बोलते हैं। ओके, मूविंग है इसीलिए वो बहुत डेंजर है, बहुत डेंजरस है। अगर कोई क्लाइंबर और बहुत डीप क्रेवासेस हैं, बहुत डीप क्रेवासेस हैं, और वो मूव कर रही हैं बहुत, मतलब नहीं के बराबर। और तब अगर क्लाइंबर वहां पे जा रहे हैं और उसमें कुछ हल्का मूवमेंट्स होते हैं, आइस के बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, एकदम 1 मंजिला 2 मंजिला मकान के बराबर आइस के ब्लॉक्स हैं। अगर वो मूवमेंट्स होते हैं तो अगर क्लाइंबर उसमें जा रहे हैं तो चींटी की तरह है, एक छोटे
चींटी की तरह आप जा रहे हैं, और अगर उसमें कुछ मूवमेंट्स होता है, अगर उसमें दब गए या क्रेवास में फंस गए तो उसको एकदम डेथ जोन, हाँ, उसको कहा जाता है। ये सब सारे जोन्स, डेथ जोन्स पार करके, सब करके आप एवरेस्ट जब समिट पे पहुंचे, क्या कोई इस तरह की स्मेल वहां पर होती है, कोई साउंड ऐसा होता है, या पिन ड्रॉप साइलेंस होता है? क्या फर्स्ट मेमोरी है जो अब आप याद करते हैं तो जहन में आती है? हाँ, उसको बताना उतना ही मुश्किल है जितना चढ़ना। बिल्कुल सही। तो जब आप टॉप में पहुंचते हैं तो सबसे पहले तो धन्यवाद करते हैं अपने माँ बाप को, भगवान को। मैं दुर्गा की मूर्ति मेरे माँ ने दी थी घर से, वो लेके गई थी, वो मैंने प्लेस किया टॉप में। साथी आपस में मिले, गले मिले, एक दूसरे को बधाई दी। और हमारे लीडर जो बेस कैंप में थे वो लगातार वायरलेस उस सेट से टच में थे। बहुत ही उन्होंने ये लगता था कि अब क्या होगा, क्योंकि अब टोटल डिपेंड करता था हमारे जो टीम गई थी कि सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, कि जो भी है पूरा का पूरा, क्योंकि उसके बाद कोई अटेम्प्ट नहीं होने वाला था। क्योंकि 23 मई को मैंने क्लाइम किया था, उसके बाद काफ़ी गर्मी, एटमॉस्फेरिक जो चेंजेस वो होने लगे थे, काफ़ी गर्मी भी हो रहा था, तो उससे ग्लेशियर में जो चेंजेस आती है आइस फॉल में, तो वो ये सारे फैक्टर्स के वजह से ये लास्ट अटेम्प्ट था। एंड लिमिटेड रिसोर्सेज जी जो था, तो ये लास्ट अटेम्प्ट था कि बड़ा फंड खर्च होता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो लीडर से बात की और उन्होंने बधाई दी और पूरे देश की याद दिलाई। और तो बस करीब मैं तो करीब 45 मिनट्स रही, बहुत ज़्यादा टाइम था वो जी। और इतने डरा हुआ रहता है इंसान कि थोड़ी देर में अगर मौसम खराब हो गया तो एकदम डेथ जोन जिसको बोलते हैं ना, तो मैं तो करीब 45 मिनट्स थी टॉप में। और आपने, आज हम इंडिपेंडेंस डे की बात अगर आज करें, उस दौरान आपने जब तिरंगा फहराया तो क्या प्राउड फीलिंग आई कि आप पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं एवरेस्ट चढ़ने? वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं आई, वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं आया। मैं तो लगातार चिंता थी हमें किस तरीके से, मैं तो रोप अप भी नहीं थी, रस्सी बांध के चलते हैं ना, तो मैं किसी वजह से, इसके पीछे ये कहानी है, खैर नहीं वो बताऊंगी, लेकिन रस्सी में भी रोप अप नहीं थे हम लोग, मेरे साथ जो क्लाइंबर थे। मतलब कि अगर एक स्टेप रॉन्ग तो आप कई हजार फीट आप चले जाएंगे। तो किस तरीके से एक स्टेप फ्रंट पॉइंटिंग करके मैं आगे बढ़ रही थी। जब टॉप में थी तो ऑल द टाइम आई वाज वरीड फॉर माय सेफ रिटर्न, कि मैं चढ़ते समय तो इस तरह से चढ़ी थी, लेकिन वापस में अगर स्लिप हो गई तो वो मैं बिल्कुल बहुत ही चिंता में थी कि मेरा सेफ रिटर्न होगा या नहीं होगा। और बस उसी चिंता के साथ। और वो जो 45 मिनट आपने बिताए थे, उस दौरान क्या क्या हुआ? हाँ, उस दौरान मेरे माँ ने दुर्गा की मूर्ति दी थी जी। और मैं हनुमान चालीसा भी साथ में लेके गई थी। भारत का झंडा तो खैर साथ में था ही था। तो सबसे पहले तो तिरंगा झंडा के साथ में हमने पूरा अपने देशवासियों को याद किया। और उसके बाद मैंने वहाँ पे हनुमान चालीसा भी मेरे पास थी। कहते हैं हार्डर द जर्नी नियरर टू द गॉड, जब मुश्किल होती है तो भगवान और ये सब। और दुर्गा की मूर्ति वो जब मैं एवलांच के नीचे दब गई थी, किस तरह से मैंने ढूंढ के निकाली और मेरे रक्सैक के अंदर था। और मुझे जब वो दोबारा मिला तो मुझे लगा मुझे वो सब जो पावर जो स्ट्रेंथ है जो हाँ वो मुझे मिल गया है। तो वो मैंने प्लेस किया, दुर्गा की मूर्ति, हनुमान चालीसा लेके गई थी और तिरंगा झंडा के साथ में फोटो लिया, सबको याद किया। कैसा लगता है मैम टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाके? अब कब कितने जल्दी नीचे उतरूं। उस समय तो यही लगा कि बस हो गया जो मिशन था। खूबसूरत लगता है जहाँ चारों तरफ इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, कहीं पर एवलांच आ रहा है तो सच पूछो सुंदर तो है चारों तरफ, इतना स्नो कवर्ड पीक्स दिखते हैं। और एवरेस्ट के बाद चारों तरफ तो सब पीक्स बौने दिखते हैं, सब पूरा सफेद चादर से जैसे ढके हुए हैं, वो सब दिखता है। लेकिन वो एंजॉयमेंट उस समय नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि आपका दिमाग कर सकते हैं सेफ रिटर्न का है कि पता नहीं वापस पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, तो ये दिमाग में रहता है एकदम अपर मोस्ट इन माइंड की वो चिंता सेफ रिटर्न का। और
मैं तो विदाउट रोप अप गई थी और तो लग रहा था कि अब वापसी में तो वापसी तक हमारे पास एक रोप हमको हमारे साथी ने दिया था, तो ऐसा लग रहा था कि अगर वापस में एक स्टेप अगर स्लिप हो गया तो आप 1000 फीट आप नीचे जा सकते हैं, फिसल सकते हैं। लेकिन तब तक टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया था, इसलिए स्नो जो हार्ड होता है ना मॉर्निंग में वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया था, तो ग्रिप बन रहा था। तो मैंने कहा चलो अब सेफ रिटर्न हो जाएगा जरूर। और तब वो इंदिरा जी को सबसे पहले, इंदिरा जी ही इसका मूविंग फोर्स थी, क्योंकि उन्होंने फ्लैग ऑफ किया, वही चाहते थे कि भारतीय महिला को ये मौका मिले, क्योंकि उससे पहले जिनको तवाए तो फर्स्ट थी जिन्होंने क्लाइम किया था, फिर पोलैंड की थी, चाइना के थे, और मैं तो फिफ्थ था हमारा जो मौका मिला, जो फिफ्थ था। तो उसके पीछे इंदिरा जी वाज द मूविंग फोर्स की वो चाहते। जब आप नीचे आए हाँ तो सब स्मूथली हो गया या उस दौरान भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए? फिर मेरे को ना, जैसे जब मैं समिट जा रही थी तो मेरे उसमें तो इक्विपमेंट्स इतने अच्छे नहीं थे, बहुत वैसे थे, और मेरे जो गॉगल्स था वो अजीब था, जैसे 2 डिब्बे टाइप के छोटे छोटे। अच्छा। हाँ, और वो फॉगिंग हो जाता था उसमें बार बार, और बार बार उसको साफ करना, इतना आप यू आर ब्रीदिंग, इतना फास्ट ब्रीदिंग हो रहा है टू मेक अप द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, और उसमें भाप बन रहा था, स्टीम ये हो रहा था, उसको साफ करना। क्योंकि थोड़ा बहुत क्लाउडी था तो मैंने चश्मा उतार दिया था। चश्मा उतार के मैं गई, तो जो कि बहुत बड़ा एक रिस्क था जी। और मेरे जो साथी लोग थे उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा आंख तो गया आज, तुम चश्मा नहीं लगा रही हो, गॉगल्स नहीं लगा रही हो। लेकिन वो गॉगल्स लगाने, फॉगिंग होने से बार बार सफाई करने में मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था। और मैंने सोचा कि क्लाउड है, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज तो हमेशा है, चाहे क्लाउड है या नहीं है, तो क्लाउड फिल्टर नहीं करते अल्ट्रावायलेट रेज को, बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ पे, तो उसका इफेक्ट हुआ। और जब मैं टॉप में थी तो फिर मैं जब वापसी में मेरे साथियों ने, जो एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर्स थे मेरे साथ में, उन्होंने बताया कि आप, तो मैंने गॉगल्स लगा के आया, लेकिन उसका इफेक्ट शुरू हुआ जब जैसे मैं कैंप में पहुंची। बर्निंग सेंसेशन शुरू हो गया, रात भर सो नहीं पाई, बहुत ऐसा लगता जैसे वो रेत डाल देते ना आंख में, इतनी बर्निंग हो रही थी। और फिर दूसरे दिन जब नीचे लौटी तो डबल गॉगल्स पहन के, और वो अल्ट्रावायलेट रेज जो है, दोज अनफिल्टर्ड रेज जो वहाँ पे होती है, वो जब रेटिना उसको एब्जॉर्ब करती है तो वो टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो ये हुआ था। और दूसरे दिन जब नीचे उतर रही थी तो मुझे डबल गॉगल्स पहनना पड़ा, और बहुत धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। तब हमारे शेरपा भाई लोग ऊपर जा रहे थे वाइंड अप करने के लिए, उन्होंने गले मिले और बहुत बधाइयाँ दी। आज भी याद करती हूँ तो मैं बहुत खुशी और बहुत ये होता है। और उन्होंने कहा कि हमें तुमसे बहुत उम्मीद थी, क्योंकि वो लोग बहुत पारखी होते हैं। शेरपास आर द बैकबोन ऑफ एनी एक्सपीडिशन, दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो बहुत। और तो उन्होंने कहा कि हमें पता था दीदी आप जरूर करेंगी। और बस जब लोअर कैंप में उतरी तो फिर मुझे हमारे लीडर ने कहा कि तुम 1-2 दिन और वहाँ पे रुकना है, क्योंकि ये जो ब्लाइंडनेस हो गया था मेरे को। और इस तरह के और क्या रिस्क मैम इन्वॉल्व होते हैं? जैसे आपने बोला कि स्नो की वजह से भी रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा पड़ता है, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से भी अनफिल्टर्ड रेज होते हैं ना। अल्ट्रावायलेट रेज तो इधर तक भी आती है, लेकिन वहाँ पे फिल्टरिंग इफेक्ट बहुत कम हो जाती है, क्योंकि नो पोल्यूशन, नो हैवी गैसेस, कुछ है नहीं वहाँ पे। हवा बहुत पतली है, और तो वो डायरेक्ट आती है, तो अनफिल्टर्ड रेज है वो। जब आपका स्किन एब्जॉर्ब करती है और रेटिना, तो स्किन आपका ब्लैक हो जाता है और रेटिना में उसका बहुत असर पड़ता है। इसके अलावा मैम ब्रेन फॉग कितना होता है? क्योंकि लोग लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, मेन तो सब लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है। हाइपोक्सिया होती है, और पूरा तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे आप ऊपर जाते हैं, एयर बिकम्स थिन एंड ऑक्सीजन बहुत कम है। और उसके आपने बात करी कि फिजिकली ट्रेनिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्या फिजिकली मेंटली दोनों ही? मेंटली बहुत जरूरी है, फिजिकली तो आप कर लेते हैं, लेकिन मेंटली बहुत जरूरी है। आप हर कंडीशन को आप विदस्टैंड करें, हर हार्श कंडीशन को आप एंजॉय करें, या फिर कम से कम गिव अप न करें।
तो वो बहुत, वो तो माइंड ही रिएक्ट करता है ना। तो माइंड स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है फिजिकल के साथ साथ। और आपका पहाड़ी होने का जो भी एडवांटेज है वो आपको एवरेस्ट में मिला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो घास लकड़ी काटे थे ना जी, और पहाड़ों में जाते थे, उसका तो भरपूर मेरा जो कॉन्फिडेंस था, जो मेरा और साहस था, और ये सब कुछ पहाड़ी होने का नाते एक ये भी था कि सबसे मिलजुल करके, और एक छोटे जगह से जा रही थी, तो बहुत वो चीज भी एक व्यवहार में रिफ्लेक्ट होता है जी। हाँ। आपने शेरपा का जिक्र किया, आपके साथ जो शेरपा थे और जो भी शेरपा एक्सपीडिशन में आपने बोला बैकबोन होते हैं, ये शेरपास का क्या स्कोप ऑफ वर्क होता है, क्या क्या काम शेरपा करते हैं एक एक्सपीडिशन में? वो तो उनको तो बोले जाते हैं वो पहाड़ के डॉक्टर क्योंकि उनका पेशा ही हुआ है, प्रोफेशनल है वो लोग। तो उनको तो बर्फ देखे और माउंटेन का स्लोप देखे जरूर पता चल जाता है कि ये यहाँ पे क्या है, इसके नीचे कितनी डेप्थ है और क्रेवासेस क्या है, और ये सब। और उनका तो रोटी रोजी है, प्रोफेशनल है वो लोग। वो ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड में ही रहते हैं, और उनका व्यवसाय ही वही है। तो वो तो पहाड़ों के या बर्फ के डॉक्टर उनको बोले तो वो गलत नहीं होगा। मेरे लिए तो उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। और मैं एक और शेयर करना चाहूंगी कि मेरे साथ एक शेरपा सरदार थे हमारे उसमें एक्सपीडिशन में, तो उसके साथ मैंने क्लाइम किया एवरेस्ट। और उसके पीछे भी एक कहानी थी कि उसने वो सेकंड टाइम विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम किया, और उसको क्लाइम करना नहीं था। लेकिन जब साउथ कोल में जो हमारा 4th कैंप होता था, कुछ लोगों ने थोड़ा सा ये दिखाया कि ठीक है हम बचेंद्री के साथ नहीं, उनका कोई फेवरेट तो कोई दूसरा क्लाइंबर रहा उनके साथ क्लाइम करेंगे या कुछ लाइक दैट, कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी जब हो रहा था उस टाइम पर ये जो शेरपा सरदार था जी। और वो जब आगे आया उसने कहा दीदी मैं चलूंगा आपके साथ। ये लंबी कहानी है लेकिन मैं उसको शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। तो उसके साथ मैंने क्लाइम किया, उसके साथ बड़ा रिस्क था। उसने कहा कि मैं आपके साथ क्लाइम करूंगा लेकिन मेरे जो है हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं जल्दी, और फ्रॉस्टबाइट उसको पहले भी हुआ था और वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है दोबारा होने के लिए। तो मेरे साथ ये रिस्क है, आप चलेंगे मेरे साथ? क्या अगर क्लाइम हुआ तो ठीक है, नहीं तो लौटना पड़ेगा, हायर कैंप में रहेंगे नहीं। तो मैंने कहा ये रिस्क लेना ज्यादा ठीक है, बजाय कि जो लोग नहीं चाहते हैं उनके साथ जाऊं। और फिर उसके साथ गए और क्लाइम किया हम लोगों ने। अंगदुर जी उसका नाम था। और उसके बाद जब वापस आए तो फिर वो दूसरे एक्सपीडिशन में वो कभी गए तो वहाँ वो ये हो गए थे, वो एक्सीडेंट हो गया था। और उसके बाद उनके बच्चे थे घर में, 4 बच्चे थे, तो उनको मैं इंडिया लेके आई। और हाँ, क्योंकि उनको तो ग्लेशियर के बैकबोन, एवरेस्ट का बैकबोन भी कहा जाता है। और फिर वो बच्चे मेरे पास रहे, उनको पढ़ाई लिखाई की। आज सब लोग बहुत अच्छी जगह में हैं। अच्छा, हाँ, स्वीट ऑफ यू। तो इतने सारे आपने बताया कि इतनी प्रॉब्लम्स के बीच में एवरेस्ट चढ़ा जाता है। जब आप वापस इंडिया आए, जब आप मेन लैंड में आ गए, तो लोगों से क्या रिस्पांस मिला? किस तरह का जुनून आपको लोगों में देखने को मिला कि भारतीय महिला जो है, भारतीय पहली महिला अब एवरेस्ट जा चुकी हैं? बहुत अथाह प्यार, अथाह। जैसे जैसे एवरेस्ट से नीचे उतरी, पहले तो नेपाल में ही शेरपाज लोग जैसे बेस कैंप में आए तो वहीं आ गए थे लोग। अच्छा, शेरपा लोग आए थे, उनके जो शेरपा गाइड हमारे साथ थे उनकी फैमिलीज, और कुछ स्वीट्स लेकर के या जो भी लेके, और बधाइयाँ देने के लिए, क्योंकि पहली बार भारत की महिला को ये मौका मिला था। और ये जीत सिर्फ आपकी नहीं, ये भारत की जीत थी। हाँ, पूरी महिलाओं की जीत थी। रियली तब बहुत मुश्किल होता था प्रूफ करना, बहुत। तो पूरे जब हम एवरेस्ट बेस कैंप से नीचे उतर रहे थे तो पूरे रूट में, वापसी में, पूरे लोग, हर जो भी गांव बस्ती जो भी आता था, और लोग आते थे, ग्रीट करते थे और बधाइयाँ देते थे। तो ये सिलसिला एवरेस्ट बेस कैंप से शुरू हुआ। और काठमांडू में आए तो फिर हमारे
जो एम्बेसडर थे मिस्टर सरीन, और वो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे। अच्छा। और वो एम्बेसडर भी थे। तो मेरा रहने का एम्बेसी में था, जो मुझे तो बहुत पनिशमेंट लगता था। ऑनर तो था क्योंकि अपने साथियों से अलग रहना। और जो लुकला, अभी हाफ वे लुकला फ्लाइट्स जाती हैं, तो लुकला से जो पहली फ्लाइट थी वो मैं उसमें आई। और जो सामान तो था मैं बोलती हूँ, लेकिन एक पनिशमेंट था कि अपने दोस्तों से, अपने टीम से अलग होके, क्योंकि जो भी अचीवमेंट किया था टीम के साथ, और उसके बाद लोगों ने जैसे अलग करना शुरू कर दिया कि कौन सबमिटर है, कौन सबमिटर नहीं है। तो वो बहुत पेनफुल था। तो पहली फ्लाइट से आई लुकला से काठमांडू, और काठमांडू में मेरा रहने का एम्बेसी में, और मेरे लिए एम्बेसी की कार एंड ऑल ये सब था। और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ पे लोग पूरे हमारे नेपलीज भाई बहन, उन्होंने जो प्यार दिया, बहुत सारे जॉब ऑफर भी मेरे को आ गया था काठमांडू में ही। एयर इंडिया ने वहीं पर ही मुझे जॉब ऑफर के लिए किया था। और इंदिरा जी से मुलाकात हुई? हाँ, वो तो वापसी में सबसे पहले तो इंदिरा जी से मुलाकात हुई। ये दौर चलता रहा, और उसके साथ में एक जिम्मेदारी बहुत महसूस किया कि मुझे वापस देना है, मुझे देश को वापस देना है। मैं कर सकती हूँ तो और भी कर सकते हैं। सवाल है उनको अपॉर्चुनिटी देने का, सवाल है उनको ट्रेन करने का, सवाल है उनको प्रैक्टिस कराने का, और सवाल है उन पे भरोसा करने का। मैंने वही किया, और इसीलिए आप टाटा ग्रुप से जुड़े रहे। टाटा स्टील ने मुझे जॉब ऑफर तब दिया जब मैंने एवरेस्ट क्लाइम नहीं किया था। ये एवरेस्ट क्लाइम करने के बाद तो बहुत सारे जॉब ऑफर थे। यूपी गवर्नमेंट था तब, तो उत्तराखंड नहीं था। और ओएनजीसी था, उन्होंने मुझे ग्रैंड रिसेप्शन दिया था देहरादून में, और बोला था विचिंद्री तुम। और उसके अलावा दिल्ली में भी था कि वहाँ पे एक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट करेंगे, और तुम। तो मेरे माँ पिताजी ने हमेशा यही सिखाया कि जब हम कुछ नहीं होते हैं, जब तुमको जो याद करते हैं उनको भूलो मत। बिल्कुल, वाकई में ये पालन पोषण मेरे माँ पिताजी ने दिया, उसके वजह से मैं अपने को सक्सेसफुल मानती हूँ। जो पालन पोषण दिया उन्होंने, गरीब में रह के वैल्यूज दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज दिया उन्होंने। और वो वैल्यूज आपको बहुत सक्सेसफुल बनाती है, सिर्फ अचीवमेंट नहीं। मैं ये मानती हूँ। आज आपने टाटा को चूज किया? हाँ, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने किया था, और जब मैंने एवरेस्ट क्लाइम भी नहीं किया था, बिल्कुल, तभी उन्होंने किया था। और जबकि टाटा ने, जब मैं वापस आई तो उन्होंने कहा था कि नहीं, तुमको जब तक रहना हो हमारे साथ रहो, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन नहीं, और आज भी टाटा से जुड़ी हूँ। आपको हैरानी होगी, 71 कंप्लीट कर दिया। आज भी मैं एज ए मेंटोर टाटा स्टील से जुड़ी हूँ, सही ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ। और उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैंने न मालूम कितने हजारों लाखों की जिंदगी में एक बदलाव ला पाई हूँ। और महिलाओं को मैंने बहुत मौके दिए, बहुत सारी महिलाओं, मैंने एवरेस्ट एक्सपीडिशन किया था, उसमें कई दूसरी महिलाओं ने, उत्तराखंड की और भी बहुत सारी महिलाओं ने क्लाइम किया, दूसरे स्टेट के महिलाओं ने क्लाइम किया, और झारखंड में रह करके वहाँ पे बहुत सारी महिलाओं ने क्लाइम किया। तो उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने कोई रेस्ट्रिक्शंस मेरे को नहीं लगाया। उन्होंने कहा तुम्हें जो करना है करो। और उसके बाद मैंने एक ऑल विमेन इंडो नेपलीज विमेन एवरेस्ट एक्सपीडिशन वो मैंने लीड किया 4 साल बाद 93 में। ये इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के थ्रू किया, और जिसमें 18 लोगों ने क्लाइम किया। उसमें कितनी महिलाएं थी और बाकी कुछ शेरपा थे, मेल मेंबर्स थे। तो वहाँ पे रह के मेरे बहुत सारे सपने और साकार हुए जो मैं दूसरों लोगों के लिए करना चाहती थी। और वो लगातार करती रही मैं, वो एडवेंचर स्पोर्ट को इतना लोगों तक पहुंचाना। और ये एक बहुत बड़ा अभियान और लीडरशिप का, टू मेक अ डिफरेंस, लोगों की जिंदगी में एक बदलाव लाना। और वो मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली और बहुत खुशी से, बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैंने किया। मैं कभी चुप नहीं रही और सिर्फ अपने ग्लोरी को ये ग्लोरीफाई नहीं करती रही। मुझे पता ही नहीं चला टाटा में मैं कितने मतलब 35 साल कैसे निकल गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और महिलाओं को मैंने
बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत। अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा जी। हाँ, उसको ट्रेन किया, टाटा ने ही स्पॉन्सर किया। प्रेमलता का नाम सुना होगा, द ओल्डेस्ट, उसको टाटा ने ही ट्रेन किया और स्पॉन्सर किया। टाटा ने तो मेरे लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट, फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट, जहां लोग समझते थे कि पहाड़ चढ़ के क्या होगा, ऐसी सोच में टाटा स्टील ने एक फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट बना के मुझे उसमें पूरा ऑल एंड ऑल इंचार्ज, एक तरह से आपकी सोच को पंख दे दिए। बिल्कुल, इतनी जो आजादी दी ना, जो फ्रीडम दिया डिसीजन मेकिंग का। और जॉब ऑफर तो टाटा ज्वाइन करने के बाद ही बहुत बड़े 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 डायरेक्टर जनरल पोस्ट तक भी आया था इसमें नेहरू युवा केंद्र का, जो मैं करना भी चाहती थी लेकिन नहीं रिलीज हो पाई या जो भी है। पहला सपना था कि खुद करूं, दूसरा सपना था कि दूसरे लोगों के लिए करूं, वो उस प्लेटफॉर्म से संभव हो पाया। एडवेंचर स्पोर्ट की आपने बात करी, आपने एक तरफ दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन चढ़ा और एक तरफ आपने एक्सपीडिशन करा राफ्टिंग के क्षेत्र में, तो ये दोनों चीज इतने कंट्रास्ट हैं, या फिर बोलो एडवेंचर स्पोर्ट्स को के फील्ड में है। क्या आप हमेशा से इस तरफ जाना चाहते थे? नहीं, इंसान सीखता रहता है, कुछ कुछ हो रहा है कुछ। तो जमशेदपुर में वहाँ पे एक बहुत बड़ा लेक है, डिमना लेक। वहाँ पे राफ्टिंग का हमारा बहुत, वाटर स्पोर्ट का बहुत अच्छा सेंटर है वहाँ पे। और वो हम लोग राफ्टिंग तो पार्ट ऑफ एडवेंचर का एक पार्ट है ना, जैसे माउंटेनियरिंग है वैसे ये है। और वहाँ पे एक नदी भी है, बहुत सुंदर नदी, स्वर्णरेखा नदी। अब मानसून के टाइम पर तो वाटर लेवल बहुत हाई हो जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग राफ्टिंग करते थे। अच्छा, तो वहाँ आपने स्टार्ट किया? वहाँ पे राफ्टिंग करते थे। और डिमना लेक जो है वो बहुत ही सुंदर है, टाटा स्टील के जमशेदपुर के पास में, वहाँ पे हम लोग वाटर स्पोर्ट करते थे। तो वहीं से हमारा एक सपना मेरा था कि पूरे गंगा में एक राफ्टिंग का एक्सपीडिशन करूं और महिलाओं के लिए। तो आपने ऑल वुमेन एक्सपीडिशन किया, हरिद्वार से स्टार्ट करके कलकत्ता तक? हाँ, वो किया, करीब 2100 कितना किलोमीटर था जी। और पूरा वो पैडलिंग करके, बहुत टफ, बहुत ही चैलेंजिंग लगा। माँ 1 महीने से ज्यादा ही लगा, 45 डेज। हाँ, 1 महीने से ज्यादा ही लगा हमको। और क्या इसमें बीच में रात में ब्रेक लिया करते थे? यस ऑफ कोर्स, वो तो लेना ही पड़ता था। ऐसे तो दिन में कितने घंटे आप पूरा दिन, कभी तो रात हो जाता था और कभी कभी कि वो पानी का चैनल ही चेंज हो जाता था। कई बार ऐसे जगह पे, मतलब हरिद्वार से जब नीचे आया तब तो खैर इतना फ्लो है, इतना रैपिड है उसमें, लेकिन जब आप नीचे मैदानी हिस्से में आते हैं ना तो पता नहीं चलता कि फ्लो किधर जा रहा है। उसमें कई बार गुमराह भी हो गए थे कुछ राफ्ट हमारे। और फिर किसी तरीके से रात में उनको एक जगह में पहुंचना, और बहुत ही चैलेंजिंग था कई तरह से। और इतना पोल्यूटेड होता रहता है गंगा माँ हरिद्वार में, जितने पवित्र दिखते, इतने साफ सुथरे। मैं तो उत्तराखंड से आती हूँ, मैं तो उत्तरकाशी से आती हूँ, गंगोत्री से देखा कितने सुंदर। जैसे जैसे नीचे जाती है इतने डबल स्टैंडर्ड लोग होते हैं, एक तरफ गंगा माँ, दूसरी तरफ सब कुछ गंगा में फेंकते और बहुत ही बुरा हालत के, हाथ आप डिप भी नहीं कर सकते हैं गंगा नदी में, आप खुजली होने लगी या कुछ ऐसे होने लगेगा। वो देखा हम लोगों ने। और डेड बॉडीज जगह जगह पर देखे हम लोगों ने। तो कई जगह हमने गंगा घाट सफाई भी किया, लेकिन तब हमारा मिशन ये था कि ये पूरा कंप्लीट करना। करीब 2100 कितना किलोमीटर था जी। तो वो कंप्लीट करना ये बहुत चैलेंज था हमारे लिए। पहली बार महिलाएं कर रही थी, हाथ में ब्लिस्टर्स एंड ऑल, और करीब 16 महिलाएं थी। और गंगा के किनारे में कैंप करना, कुछ कहीं कहीं पर तो कुछ ऐसे जगह थी जहाँ पे लोग बोलते थे कि यहाँ पे सेफ नहीं है। और कोई जगह ये भी बताया गया कि कुछ पास में गन फैक्ट्री भी है जो इलीगली लोग कुछ कर रहे हैं। और कुछ लोग तो हमारे राफ्ट को पकड़ के बोलते थे, और मतलब जैसे लेडीज को देखते थे तो लोग गांव के पास में कुछ लोग तैर के आते थे और हमारे राफ्ट को पकड़ के। तो हम लड़कियां बड़ी टैक्टफुल होती हैं, हाँ भाई साहब, हाँ अंकल जी, और ऐसे करके हाँ क्या है क्या। तो उन्होंने रोकने की कोशिश करते। हाँ, तो लेकिन फिर हम लड़कियां बहुत अच्छे से, मतलब मिलनसार तो लड़कियां होती हैं, तो वो उनसे बोल के कि हम ऐसे हैं वैसे, तो बोलते हैं हाँ
ठीक है आगे बहुत खतरा है, आगे में बहुत वैसे लोग रहते हैं, ये है वो है, तो हमको वो सब प्रिकॉशंस वगैरह। तो कुछ लोगों ने हेल्प भी करी? ऑफ कोर्स यस। और फिर ऐसे आगे निकलते गए हम लोग, और कलकत्ता में हमने ये कंप्लीट किया हमने वो पूरा। आपको माउंटेनियरिंग और राफ्टिंग में से कोई एक चीज चूज करनी हो तो क्या करेंगे? दोनों की अपनी विशेषता है, ब्यूटी है, बहुत है, हैजर्ड्स हैं। और पानी में सबसे डर मुझे ये लगता है कि पैर आपकी जमीन पर नहीं है। मुझे वही स्पोर्ट अच्छा लगता है जहाँ पे आपके पैर जमीन पर है। तो पहाड़ में तो कम से कम पैर जमीन पर है, अपने कंट्रोल में अपने पैर है, नो दूसरे हैजर्ड्स तो बहुत है, अनगिनत है, एटलीस्ट पैर तो जमीन पर है। इसलिए लोग बोलते हैं ना पैर जमीन पे ही रखो। और पानी में तो है कि आप तो पानी में कुछ भी हो सकता है। आजकल मैम हम देखते हैं कि एवरेस्ट में बहुत ओवर टूरिज्म हो गया है, क्योंकि आपने कहा हर किसी के पास आज पैसा है, अफोर्डेबल है एवरेस्ट जाना आज की डेट में। और हमने बहुत सारे ऐसे तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई देखी हैं जिसमें लाइंस लगी हैं सबमिट होने की। तो आपने वो दौर देखा जब फंड्स नहीं हुआ करते थे, इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं होते थे और लोगों को जाने में बहुत तकलीफ हुआ करती थी, लेकिन आज के दौर में एकदम उल्टा हो गया है। अब आप कैसे देखते हैं ओवर टूरिज्म को? क्या इसमें कोई नए स्टैंडर्ड्स आने चाहिए, कोई नई पॉलिसी बननी चाहिए? पहले की बात करते हैं, उसमें तो इतना आइसोलेशन फील होता था ना, और कौवे को भी देखते थे एक हाइट में तो लगता था हाँ लाइफ है यहाँ पे। और अगर सुनाई देता तो सिर्फ वो जो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट वहाँ पे है, एवलांचेस, उसकी आवाज देके इतना एक डर और एक हमेशा ये होता था। और लेकिन अब के टाइम पर है कि इतने सारे लोग जा रहे हैं, इतनी लाइनें लगी हुई हैं, और वो जो डेफिनेटली वो एनवायरनमेंट के लिए तो बिल्कुल अच्छा है नहीं। और आजकल अगर आपके पास पैसा है तो आपको बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गाइड आपको शेरपाज मिल जाते हैं और स्पॉन्सरशिप मिल जाता है लोगों को। तो ये बहुत इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस जरूर होना चाहिए, आज से नहीं बहुत पहले से है। जो भी माउंटेन लवर्स हैं जो ये आवाज उठाए हैं बार बार, लेकिन नेपाल पूरा डिपेंडेंट ऑन ये टूरिज्म पर, हिमालयन हाँ ये एडवेंचर टूरिज्म पर है। तो ओवर क्राउडेड है, बहुत पोल्यूशन है। और हमारे टाइम पर तो हम लोगों को उसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शंस नहीं था। अभी तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं, लगाना ही जरूरी है, सर्वाइवल के लगाना जरूरी था कि अभी क्या आप लेके जा रहे हैं सामान, और वो जो एम्प्टी जो कार्टन्स वगैरह होते हैं वो कितना वापस लेके आ रहे हैं, कितने लेके गए थे। हमारे टाइम पर ऐसा नहीं था। 1993 में मैंने एक इंडो नेपालीज विमेन एवरेस्ट एक्सपीडिशन लीड किया था, जिसमें मैंने बताया ना 18 लोग क्लाइंब किया। उसमें हमने करीब 500 केजी गार्बेज वापस लेके आए थे। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। तब कोई कंपल्सन नहीं था, तब कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप लेके आना। आज तो बहुत कंपल्सन है, पेनल्टी लगेंगे, आप पे फाइन लगेंगे अगर आप वापस लेके नहीं आएंगे। ये एक बहुत ही सोचनीय है, और इससे बहुत ग्लेशियर में बदलाव आ रहा है, और मौसम में हर चीज में बहुत इससे इसका इफेक्ट तो जरूर हो रहा है। तो ओवर टूरिज्म एंड वेस्ट डिस्पोजल दोनों पे हमें काम करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। और उसको शुरू में लोगों के माइंडसेट में होना चाहिए। जहाँ पे हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जब शुरुआत करते हैं हम लोग, ये एवरेस्ट में ही अवेयरनेस की जरूरत नहीं है। अब शुरू में जब आप ट्रैकिंग शुरू करते हैं वहीं से ये अवेयरनेस लेके जाना चाहिए। वहीं पर जैसे हमारा जो टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन है, उसमें तो हम लोग सबको एक एक्स देते हैं, कुदाली जिसको बोलते हैं, और कोई भी ओपन में जब भी कोई मॉर्निंग कॉल के लिए जाते हैं, एकदम उसको एकदम बरी करके ये करके और वो सब करते हैं हम लोग। और नो बोन फायर एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। हम तो ये अगर यहीं से ये अवेयरनेस अगर शुरुआत जब शुरू करते हैं लोग तब से वो करें, तो तब एवरेस्ट में भी उसका असर लोगों को देखा। अचानक एवरेस्ट में ही अवेयरनेस नहीं आएगी लोगों में। मैम एवरेस्ट में खाना क्या खाते हैं और पानी कैसे पीते हैं? अप टू सर्टेन हाइट तो आप फ्रेश खाना खा लेते हैं। उसके बाद टिन वाला होता है जो टिन ये करके, वैसे ही लॉस ऑफ एपिटाइट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है, खाने का मन नहीं होता। लेकिन पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी तो क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई में जाते हैं तो जो मॉइस्चर है ना, वाटर कंटेंट लेवल ऑफ द एयर बिकम्स वेरी वेरी पुअर। एंड व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम लोग वो
ड्राई एयर ले रहे हैं कि एयर वहाँ पे बहुत ड्राई है, तो हम ड्राई एयर ले रहे हैं और कंप्लीटली वेट एयर हम लोग छोड़ रहे हैं अपने सांस के द्वारा। इससे और we are breathing faster to make up the shortage of oxygen और greater water loss, क्योंकि वो वेट एयर छोड़ रहे हैं और ड्राई एयर ले रहे हैं, तो उससे बहुत डिहाइड्रेशन, आप कितना भी फिट हैं लेकिन अगर डिहाइड्रेशन होता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यू जस्ट एक मूव नहीं कर सकते आप। पर पानी तो बर्फ बन जाता होगा। हाँ, तो इसलिए पानी बनाना ही बहुत मुश्किल है, वहाँ पे आइस को लेके उसको मेल्ट करना, तो खाना का तो एपिटाइट तो बहुत लॉस हो जाते हैं वहाँ पे, लेकिन पानी पीना बहुत जरूरी है। तो बस अगर हम वहाँ पे किसी को रिसीव करते हैं, वेलकम करते हैं ना अपने साथी लोगों को, तो फ्लास्क लेके, वाटर बोतल लेके हम उनको, क्योंकि पानी तो एक लाइफ लाइन है। वैसे भी हर जगह पानी पीना तो बहुत जरूरी है, लेकिन वहाँ पे तो एकदम ड्राई एयर है, हम ड्राई एयर ले रहे हैं और टोटली वेट एयर हम छोड़ रहे हैं, फास्ट ब्रीदिंग के चलते लगातार ड्राई एयर इन एंड, तो डिहाइड्रेशन का बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में, जैसा हमने बात करी। बहुत सारे यंग क्लाइंबर्स हैं जो वापस नहीं आ सकते या नहीं आ पाते हैं। ऐसे उत्तराखंड की भी एक बहुत फेमस क्लाइंबर सविता जी रही जो वापस नहीं आ पाई। ये जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं और जो लोग नहीं आ पाते हैं, इसमें आपका क्या टेक है? रिस्क तो है ही है इसमें, अब वही जाएंगे जो जिनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, जिनका कोई ड्रीम है, तो वो तो लोग बहुत सारी किताबें पढ़ के जाते हैं, करते हैं। रिस्क तो है ही है, तो क्या नहीं तो सबके सभी लोग पहुंच जाए ना एवरेस्ट के टॉप में। अभी तो काफी सेफ्टी का बहुत किया है, क्योंकि पूरा एवरेस्ट का पूरा रूट जो है फिक्स स्लोप कर दिया। हमारे टाइम पर ऐसा नहीं था, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। और जहाँ तक ये सविता की बात है, बहुत नाम सुना था मैंने, बहुत ही कैपेबल माउंटेनियर थी, बहुत ही उभरती हुई एक माउंटेनियर थी। उसने एवरेस्ट के अलावा और भी पीक जो बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत चैलेंजिंग पीक थे, वो भी क्लाइंब किया था उसने। और ये बहुत ही दुर्भाग्य हुआ कि वो उसको जब एक एनआईएम के एक एडवांस कोर्स में ये हादसा हुआ था, वो एवलांच में ये हो गई थी। मैं उनके घर भी गई हूँ, मैं उसके पेरेंट्स से मिली हूँ, मैं गई थी उस हादसे के बाद और उनसे मिली। और जो लोग मैम रह जाते हैं, जो नहीं वापस आ पाते, लेकिन उसी टीम के कुछ लोग वापस आ जाते हैं, तो क्या वो सर्वाइवल गिल्ट होता है? वो तो बिल्कुल, जो साथ के अलावा जो पहले भी हुआ है, जो हादसा हुआ है, जो ये ट्रेजेडी हुई है, उस जगह में जाके तो वो फीलिंग तो बहुत स्ट्रांगली आती है। कल्पना करते हैं कि देखो हमारे जैसे थे वो, और उनकी एक सपना था, और ये सोच तो जरूर आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डर गए और आपने गिव अप कर दिया। वो तो नहीं करना होता है। अगर आपने ठाना है कोई पहाड़ में चढ़ने का, वो उतना स्ट्रांग तो आपको मेंटली जरूर होना ही चाहिए। लेकिन साथ में उन लोगों के लिए जो वापस नहीं आ पाए, उनको याद करके इनफैक्ट यू हैव टू बी मोर केयरफुल उसके, और कि देखो ये किसके साथ भी हो सकता है, अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो कुछ भी हो सकता है। आपने दुनिया के बेस्ट समिट्स में से आपने किए हैं, आपके टॉप 3 रिकमेंडेशंस किसी बिगिनर के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए कौन से समिट्स होंगे जो करने ही चाहिए? रुद्रगैरा जो गंगोत्री रीजन में है, वो मेरा पहला था। नहीं, उससे पहला भी था एक ब्लैक पीक, काला नाग जिसको बोलते हैं, वो रुइंसारा ताल है, वहां से होके जाते हैं, हरकिदुन वैली में है। अच्छा। हाँ, वो किया था ब्लैक पीक। और ये प्री एवरेस्ट के दौरान में मैंने किया था रुद्रगैरा, वो गंगोत्री रीजन में है और बहुत सुंदर पीक है, बहुत चैलेंजिंग भी है। उसको अंडर एस्टिमेट करना तो बहुत भूल होगी, ऐसा हुआ भी है। हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ही सुंदर पीक है। और गंगोत्री पीक मैंने किया था उसके बाद, जिसने मेरे लिए रास्ते आगे खोलते गए। एवरेस्ट तो खैर सबके लिए है,
बहुत सारे ट्रैक्स हैं, बहुत और सारे। बिगिनर्स को कौन से, अगर हिमालय की हम बात करें तो कौन से हिमालयन पीक्स को बिगिनर्स बहुत है, अनगिनत है, कई चीजें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है, लोगों ने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। आजकल के यंग जनरेशन को तो नया नया एक्सप्लोर भी करना चाहिए। कुछ जो कर लिया है वो ठीक है, जो नहीं हुए हैं वो भी, उनको भी, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ और भी नए नए कुछ जुड़ते जाए उनके लिए भी। ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन का क्या सफर रहा? कैसे आपने इतने लंबे दिनों तक पूरे हिमालय के अक्रॉस आपने एक्सपीडिशन किया? हाँ, वो बहुत ही चैलेंजिंग था। वो 1 महीने का या 2 महीने का जर्नी नहीं होता है। ये ट्रांस हिमालय का मतलब पूरा हिमालयन बेल्ट आप ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो ये मैंने पहला किया था 1997 में। 1984 में अमेरिकन विमेन लोगों का भी एक प्लान था। 82 या 83 की बात है। तो अर्लिन ब्लूम करके एक अमेरिकन लेडी थी, वो लीड कर रही थी। वो 4-5 महिलाएं वो करना चाह रही थी और उनको लियाजन ऑफिसर चाहिए था इंडिया से। और तब ये सर्कुलेट हुआ था कि कौन इंटरेस्टेड है उसमें जाने के लिए। तो मैं भी बहुत इंटरेस्टेड थी और मैं सोच रही थी ये कैसे ट्रांस हिमालय जर्नी वो सारी महिलाएं कर रही हैं। क्यूरियोसिटी बहुत होती थी मुझे लोगों को सुन के और देख करके। तब तक मेरी वन ऑफ माय फ्रेंड, वो मुंबई से थी, उसका हो गया था लियाजन ऑफिसर। और तो वो मेरे दिल में कहीं ना कहीं दिमाग में रह गया था कि ट्रांस हिमालय, क्यूरियोसिटी कि क्या कैसी जर्नी होती है वो और ये वो। तो वो लोग इनकम्प्लीट हुआ था, उनका हो नहीं पाया था। आपस में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जब एक साथ रहते हैं ना तो पता चलता है सब कुछ। तो वो इनकम्प्लीट हुआ था और वो वापस आ गए थे। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में मैं उनसे मिली भी थी उन लोगों को। तो तब से कहीं ना कहीं दिमाग में था कि उन लोगों ने कहा, मैं बहुत लोगों से मोटिवेट होती हूँ, ये मेरा बहुत अच्छी बात है कि मैं लोगों को, तो वो कहीं ना कहीं था। और टाटा में रह के मुझे कोई चीज़ असंभव नहीं था, स्पॉन्सरशिप का या कुछ का। तो वहाँ पे मैंने एक प्लान करना शुरू कर दिया कि मुझे एक ट्रांस हिमालय करना है, पूरा हिमालयन बेल्ट पैदल चल के देखते हैं उसमें क्या। तो मुझे टाटा से भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी सपोर्ट मिला। तो वो हमने शुरू किया था अरुणाचल प्रदेश से और सियाचिन में, सियाचिन का इंदिरा कॉल, वहाँ पे हमने वो जर्नी कंप्लीट की। 7 महीने की लगातार पैदल चले थे हम लोग। करीब 8 महिलाएं थी हम लोग, पूरे देश के विभिन्न डिफरेंट स्टेट से थे हम लोग। और सियाचिन हम पहले सिविलियंस थे जिनको डिफेंस ने अलाउ किया। तो हम लोग बहुत ही गौरवशाली लोग थे। और वहाँ पे देखा कि हाउ हमारे जवान लोग, हाउ दे आर सेफ गार्डिंग द बॉर्डर, अपना जान को जोखिम लगा के ऐसी जगह में। सियाचिन तो अक्सर हम न्यूज में सुनते रहते हैं, और लेकिन देखना तो एक अलग बात है वहाँ पे। तो आर्मी का हमको फुल सपोर्ट मिला, एकदम बैकबोन की तरह। और उनको भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि सिविलियंस तो अलाउड थे नहीं, इवन आर्मी की जो फैमिली होती है उनको भी अलाउड नहीं था। और हम लोग जब गए वहाँ पे तो एक नया था वहाँ पे जो हमारे फौजी भाई लोग थे, और उनको अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे घर से कोई आ रहे हैं। लेडीज जब जाती है ना तो वो फीलिंग जरूर होती है। और उन्होंने हमारा बहुत देखभाल किया, बहुत खिलाना पिलाना, इतने वैरायटीज ऑफ चीजें बनाना, और हमको गिफ्ट किया उन्होंने बहुत कुछ। जो चीजें वहाँ पे जो पैराशूट्स होते हैं उसके कुछ न कुछ बनाए होते हैं उनके, कुछ बैग वगैरह, वो हमको गिफ्ट किया था। वो सच्चे मतलब वो तो जिंदगी का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जैसे एक एवरेस्ट की तरह है। और हम लोग इंदिरा कॉल है वहां तक गए, और वहां पे ये जो होती रहती ना बॉम्बिंग, वहां से और इधर से शेलिंग लगातार होती रहती है, वो अपने आंखों से हमने देखा एंड रियलाइज किया कि किस तरह से हमारे जवान, हमारे फौजी भाई लोग देश को सेफ गार्ड कर रहे हैं। रियली उनके सामने हमारा, चाहे हम 100 बार एवरेस्ट क्लाइंब कर लें, कुछ भी नहीं है। उनके लिए हर दिन हर पल उसको फेस करते रहते हैं और फिर भी खड़े रहते हैं चट्टान की तरह। वो चीज देखा हमने वो ट्रांस हिमालय के दौरान में। और 7 महीने की जर्नी इतने अच्छे से सियाचिन में हमारी कंप्लीट हुई। और दूसरा क्या, अभी हमने 2022 में, और वो जब मैं रिटायर हो रही थी 2019 में,
तब मोदी जी का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का बहुत चल रहा था फिट इंडिया। बिल्कुल, फिट इंडिया मूवमेंट। हाँ, फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा था और मेरे दिमाग में आया तो ये फिट इंडिया का ये है तो क्यों ना जो अनफिट लोग समझे जाते हैं जिनको, तो उनके लिए क्यों नहीं किया जाए, यानी कि विमेन लोगों को और एज के हिसाब से। जी, 50 साल से ऊपर को तो बिल्कुल अनफिट ही समझेंगे लोग बात। तो मैंने कहा क्यों ना इनके लिए किया जाए। लोगों को तो मजाक लगा कि 50 साल से ऊपर की महिलाओं को ये कर रहे हैं। जब पैर में दर्द होने की शिकायत स्टार्ट हो जाती है। हाँ, तो लेकिन मैं तो बहुत डिटरमिन्ड थी। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किरण रिजिजू जी तब स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनसे मिली। मैंने कहा मैं ये करना चाहती हूँ फिट इंडिया के बैनर में, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि जिनको अनफिट बोला जाता है और महिलाएं और वो लोग करें। तो एज है 50 साल से ऊपर के लोग, 50 साल के बाद ही ज्यादा फिट रहने की जरूरत होती है इंसान को। तो उनको बहुत अच्छा लगा, अरे आपने बहुत अच्छा सोचा, बहुत एनकरेज किया उन्होंने। तब तक उनकी मिनिस्ट्रीज भी चेंज हो गई थी, कोविड की वजह से 1 साल हमको रुकना पड़ा। तो 2022 में हमने किया और उसको मोदी जी ही हमको सेंड ऑफ करने वाले थे, लेकिन तब ये यूक्रेन का चल रहा था। लास्ट मिनट पे सब तैयारियां हो गई थी, कौन जाएंगे, कैसे खड़े रहेंगे हम, प्रधानमंत्री जी के कैसे मिलेंगे, कौन पहले मिलेगा। लेकिन लास्ट में एनीवे उनकी ब्लेसिंग्स थी, उन्होंने चिट्ठी लिखा हम लोगों को और अपनी शुभकामनाएं दी। और ये हमने करीब 5 महीने का हमने किया था। ये हमने पंगसाउ पास, जो कि भारत का बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश, वहां से शुरू करके 2 महीने नेपाल में एंड ऑल, करीब 40 पासेस क्रॉस करके कारगिल में हमने इसको कल्मिनेट किया, कारगिल विजय दिवस के दिन। वाह, बहुत ही सुंदर जर्नी रहा। और इसने ये बता दिया कि एज की बात नहीं है, आपकी सोच से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 50 साल से ऊपर है या 70 साल है, कि अगर आप कुछ करते रहें और इच्छा शक्ति हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप पहाड़ की बेटी हैं और तिरंगे को जहां पॉसिबल है आपने वहां फहराया है, जो आपकी बातचीत से मुझे दिखा है। पहाड़ों में उत्तराखंड की बेटियों के लिए या बेटों के लिए क्या एडवेंचर स्पोर्ट्स अभी बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट रखता है? यस, ऑफ कोर्स। बहुत टूरिज्म जितना बढ़ रहा है, एडवेंचर टूरिज्म इतना बढ़ रहा है, लोग सब पहाड़ों की तरफ जाना चाहते हैं, बहुत स्कोप है। और मैं तो ये कहती हूँ कि जितने लोगों ने माउंटेनियरिंग कोर्स किए हैं ना, वो कोई बेरोजगार नहीं है आज। उनके पास कुछ ना कुछ है, वो एक गाइड की तरह कर रहे हैं और वो राफ्टिंग में ये कर रहे हैं, वो ट्रेकिंग में, वो स्कीइंग में, वो होम स्टे में लोग आजकल रहते हैं, वहां से छोटे मोटे ट्रैक लेके जा रहे हैं। बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। और उससे जो पलायन जो होती है ना, लोग छोड़ छाड़ के भाग रहे हैं शहरों की तरफ, उससे भी बहुत रोकथाम उनको मिली है ये सब कुछ। तो लोग ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, हर तरह के लोग होते हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, नए नए जगह की खोज कर रहे हैं पहाड़ों में। वो कौन कर रहे हैं? ये माउंटेनियर्स लोग, एडवेंचरस लोग, और कोई लोग फन के लिए जाते हैं। बहुत स्कोप है, मैं तो ये कहती हूँ। तो बच्चों को शायद और आगे आने की जरूरत है, युवा पीढ़ी को आगे आने की जरूरत है अभी। एंड हमारे उत्तराखंड में पलायन से ज्यादा मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें प्रोस्पेक्ट्स ढूंढने की जरूरत है, जो कि हमारे पहाड़ी होने का एक एडवांटेज भी है कि हम इन एडवेंचर स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आजकल बचेंद्री पाल जी क्या कर रही हैं? आजकल तो मैं 70+ यस, कुछ ना कुछ तो सोच रही हूँ। अभी आदि कैलाश जाने का हमारा प्लान है। एक मेरी फ्रेंड है रीटा गोम्बू मारवा थी, अभी रिसेंटली सी पास्ट अवे। ये उसकी इच्छा थी कि हम आदि कैलाश जाएंगे सब लोग, और वो इच्छा उसकी पूरी नहीं हो सकी। तो हम लोग जो 50 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, हमारे बहुत करीब रही है। हम एक साथ एक टेंट में बहुत समय गुजारे हैं, बहुत सारे पहाड़ की ऊंचाइयां साथ में हमने शेयर किए हैं। उसकी याद में हम जा रहे हैं, आदि कैलाश जाएंगे हम लोग। और बाकी उसके अलावा कुछ ट्रैकिंग, अभी मैं रिसेंटली में ये डोडीताल ट्रैक करके आई, डोडीताल से और हनुमान चट्टी की तरफ एक सर्कुलर ट्रैक है, वो ट्रैक करके आए। और ये सब कुछ तो करती रहूंगी जब तक पैर में दमखम है, चल सकती हूँ, और ये लगातार करती रहूंगी। आपके अवार्डों की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन जब आपको भारत सरकार से पद्म अवार्ड्स मिले तो क्या वो फील हुआ? आपको लगा कि अब ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है? अवार्ड तो और कुछ और अचीवमेंट करना है, वो एनकरेज करती है।
और पद्म भूषण मुझे मिला जब मैं 2019 में जी। तो वो मुझे बहुत और कोई फोन करके बताए कि आपको ये अवार्ड मिल रहा है तो आपको ऐसा लगेगा यू आर लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इतना कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं था, ना मैं कभी अप्लाई करती हूँ। जो भी मेरे अवार्ड्स मिले हैं मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। आजकल तो अप्लाई करते हैं, रिकमेंड कराते हैं किसी से, ये करते हैं। मैंने कर्म में ध्यान दिया, लगातार टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में रह करके युवा में, महिलाओं में लगातार आई कुड रीच द मासेस, चाहे वो विमेन हो चाहे वो यूथ हो, वो सब लगातार करती रही। और अवार्ड्स तो अपने आप जरूर आते हैं, देर से सही जरूर आते हैं। और जब भी अवार्ड्स आए तो एक जिम्मेदारी और दुगनी हो जाती है कि आप और करें और लोगों को मोटिवेट करें, और जिस ऊंचाई में आप हैं कोशिश करें कि उसी ऊंचाई में दूसरों को भी देखना चाहें। और वो मैंने बहुत कुछ किया भाई। एक छोटे से गांव से आप एवरेस्ट चढ़ गए और आपने न सिर्फ पहाड़ चढ़ा, आपने एक पूरी मानसिकता, एक पूरी सोच में बदलाव ले आए। औरतों को भी आपने लीड करा और लीडरशिप की ऐसी मिसाल बन गए कि आज हर कोई आपका नाम या तो किताबों में पढ़ता है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके आज, और बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को मिली, इंस्पायर हुई हूँ मैं भी। आई होप हमारे ऑडियंस भी ये सब देख के बहुत इंस्पायर हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग एपिसोड्स लाते रहेंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट हमें दिखा सकते हैं, क्योंकि ये एपिसोड्स बनाने के लिए बहुत हार्ड वर्क और रिसर्च लगती है। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा।